आज हम रिलेशंस फंक्शंस वगैरह की बातें ज़्यादातर करेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आगे का कैलकुलस यूज नहीं हो सकता। डायरेक्ट फॉर्मूला 1/4 साइन 3 थीटा होता है बेटा, सेम फॉर्मूला फॉर कॉस भी होता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसको आपको लर्न बेटा करना है। देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिक्स करे हुए हैं। पहले एक क्वेश्चन था इसकी डोमेन का, वहां से ए और बी निकले, अब ए और बी की मदद से दूसरे फंक्शन की डोमेन निकली। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं पेशेंटली करना है। क्वेश्चन अपने आप में टफ नहीं है, इंडिविजुअली बहुत लोग होते हैं जो मेंस में अंडर 10,000 5,000 ले आते हैं, बट एडवांस में उनकी 50,000 चली जाती है। और ऐसे भी बहुत होते हैं जो एडवांस उल्टा। तो आपको बेटा दोनों तरह के बच्चों को लगे रहना है। आप कोई कंप्लेसेंट नहीं हो सकते अगर मेंस अच्छा कर रखा है तो, और आप बहुत ज्यादा परेशान हताश भी नहीं हो सकते कि मेंस अगर खराब हो गया है तो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग बेटा। तो कट्टर जेई एडवांस बैच में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है भाई। मैथ्स में हम लोग एक चैप्टर अपना कर चुके हैं, एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हमने रिवाइज करा था बढ़िया करके, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए थे। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉन्सेप्चुअल जिन क्वेश्चंस पे एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो हम इस बैच में कर रहे हैं, क्योंकि बेटा टाइम अनलिमिटेड अब नहीं है कि आपको मैं बहुत सारी चीजें दुनिया भर की करा दूं। देखो आइडियल चीज तो वही है, आपने अगर पहले वो करी हुई है बहुत अच्छी बात है। लास्ट में हमारा पर्पज ये है एक महीने में पूरे सिलेबस का एक बार क्रिस्प तरीके से अच्छी तरह रिवीजन आपको करा दिया जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। तो आज बारी है सेकंड चैप्टर की बेटा। इस सीरीज को जिन बच्चों ने शुरू किया था कल, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, इसको खत्म जरूर करना है। ये नहीं कि सर 2-4 लेक्चर देखे फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ और देखने लग गए, फिर कुछ और शुरू कर दिया। अब वो समय नहीं रह गया यार, लास्ट एक महीना तो रह गया। अब उसमें भी अगर आप ये सोचें कि हम 4 अलग अलग चीजें शुरू कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जो भी एक चीज शुरू कर रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, उसको आपको फॉलो करना है, और संडे टू संडे टेस्ट भी आपको देने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम लोग कैलकुलस की का उद्घाटन करेंगे, एक तरह से रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर। अब कहने को पूरा कैलकुलस हम एक साथ करेंगे, बट मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। आज हम रिलेशंस फंक्शंस वगैरह की बातें ज्यादातर करेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आगे का कैलकुलस यूज नहीं हो सकता। प्लीज नोट, मोस्टली क्वेश्चन में आज जो कॉन्सेप्ट लगेंगे वो रिलेशंस फंक्शंस के लगेंगे, बट इसमें ये भी हो सकता है लिमिट्स कहीं लग जाए, कहीं कैलकुलस कहीं डिफरेंशिएशन लग जाए, कहीं इंटीग्रेशन लग जाए, क्योंकि बेटा अगेन एडवांस्ड में क्या होता है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि बस फंक्शंस है तो सर बस फंक्शंस ही लगना चाहिए। वो दिन चले गए बेटा। जब स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं कोई एक चैप्टर पहली बार, तब होता है ऐसा कि यार फंक्शंस है तो सर फंक्शन पे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हो सकता है फंक्शंस में कुछ भी आगे की चीजें पीछे की चीजें मिक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि एडवांस्ड में मिक्स कॉन्सेप्ट पे बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं। कल भी आपने देखा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में कितनी सारी चीजें मैंने आपको मिक्स करके करवाई थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कल हमने बात कर ली थी किस तरह से इस बैच में आपको तैयारी करनी है। अगर आपने वो सब नहीं सुना है तो कल वाला लेक्चर देख लीजिएगा, पॉज करके अपने को एक एक क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा। 1.5 घंटे का सेशन हम दे रहे हैं आपको, बट आपको बेटा उसे कम से कम खुद से ही हर क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन अगर मैं आपको दूंगा आज, तो आपको 15 × 5 मिनिमम 5 मिनट से 6 मिनट हर क्वेश्चन में आपको व्यतीत करने ही करने हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी अपना और स्टार्ट कर लीजिए। अल्फा बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। GIF है, बीटा एक ट्रिग्नोमेट्री का ये है, तो अल्फा बीटा सॉल्व करने, मतलब 2 क्वेश्चन घुसे हुए हैं। एक दिख रहा है हमें फंक्शंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, बॉक्स वगैरह की इक्वेशन सॉल्व करनी है, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा, जहां पे आपको एक सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक की पाई सीरीज यानी प्रोडक्ट सीरीज सॉल्व करनी है। कहीं से भी शुरू कर लो भाई, अल्फा या बीटा शुरू कर लेते हैं। जैसे यहां से शुरू करते हैं, और प्रॉपर्टी हमें पता है एक बॉक्स x प्लस आई कोई इंटीजर होती है तो इंटीजर जो होती है बाहर आ जाती है। सिमिलरली माइनस आई तो माइनस आई बन के बाहर आ जाएगी। कोई भी इंटीजर बॉक्स में से एज इट इज बाहर उछल के आ जाएगी। जैसे 32 है बाहर हो जाएगा, -64 भी बाहर हो जाएगा। सो 2 × बॉक्स x प्लस 32 इज इक्वल टू 3 × बॉक्स x माइनस 64। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 बॉक्स x प्लस 64 इज 3 बॉक्स x माइनस 3 × 64। 2 बॉक्स x कटा, उधर बचा बॉक्स x, इधर बचा 64 प्लस 3 × 64। 64 बेटा कॉमन, 1 + 3 हो गया 4। तो बॉक्स x हो गया हमारा 64 × 4, जो कि आई थिंक 256 होता है ना। 16 का होल स्क्वायर हो गया 256, 8 × 2, 16 का होल स्क्वायर 256। तो बॉक्स x 256 आ गया, यानी कि हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन, अल्फा इसका सॉल्यूशन है, तो बॉक्स अल्फा 256, यानी अल्फा कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 256 क्लोज्ड से लेके 257।
राइट। जो अल्फा सॉल्यूशन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है 256 से 257 के बीच में, वो ओपन है, ये क्लोज्ड है, क्योंकि बॉक्स को 256 रखना है। अल्फा कैन बी एनीथिंग। तो लेट्स चेक द ऑप्शन। अल्फा इज 2051 बाय 8, क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं, क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है? तो कैलकुलेशन करेंगे, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 38 4 जा 32, 8 3 जा 24, तो 256.3 के आसपास है ये, यानी क्लियरली इसके बीच में है। सो देयरफॉर अल्फा की ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है बेटा, अल्फा कैन टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है। अब दूसरी बात, अब हमें बीटा के बारे में भी बात करनी है। बाकी सब ऑप्शंस में बीटा भी है, देखो यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा। तो अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बीटा भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सॉल्व फॉर बीटा। बीटा के लिए एक हमें इक्वेशन सी नजर आ रही है, हमें एक इक्वेशन सी नजर आ रही है ट्रिग्नोमेट्री की। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन पाई बाय 18, साइन पाई बाय 18, साइन फिर क्या होगा जब आर को 2 डालोगे? 3 पाई बाय 18, ऑड नंबर चलते जाएंगे और ऐसे करते करते साइन 17 पाई बाय 18, लास्ट जब आर को 9 डालेंगे 18 माइनस 1 19, 17 पाई बाय 18, तो साइन 17 पाई बाय 18। अगले पेज पे लिख देता हूं क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी कम है। तो बीटा जो हो गया, मैं आपको बता रहा था, साइन पाई बाय 18, साइन 3 पाई बाय 18, साइन 5 पाई बाय 18 एंड सो ऑन बेटा, साइन 17 पाई बाय 18 हो जाएगा। करेक्ट। थोड़ा डिग्री में कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि पाई बाय 18 10 डिग्री होता है। तो यानी ये साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70, साइन 90, ऐसे करते करते लास्ट में साइन 170 डिग्री, उससे पिछला साइन 150 डिग्री बन जाएगा। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 10 डिग्री हो रहा है। करेक्ट। अब तुम्हें पता है सीरीज फोल्ड हो सकती है, क्योंकि साइन 170 और साइन 10 डिग्री तो सेम होते हैं। सिमिलरली साइन 30 और साइन 150 सेम होते हैं, उससे पिछला साइन 50 और साइन 130 डिग्री, वो सब सेम होते जाएंगे, है ना। तो यानी मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 10 साइन 30 साइन 50, ऐसे करते करते साइन 70 तक का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन 90 बीच में अकेला पड़ा होगा, राइट, क्योंकि अगला साइन 110 होगा वो, और साइन 70 बराबर होंगे, तो साइन 70 तक तो फोल्ड हो जाएगी सीरीज और साइन 90 अकेला पड़ा होगा। आई होप आप लोगों ने ये सब चीजें क्लास में करी होंगी। बस आई गेस ये तो 1 ही होता है, इसको तो 1 डाल दो। अब हमारे पास ये जो है साइन डिग्रीज हैं सब, साइन 30 को तो अलग ही कर लो हाफ, साइन 10, साइन 50, साइन 70, कुछ जानी पहचानी ट्रिग्नोमेट्री की चीज बन गई है भाई। साइन 10 साइन 50 साइन 70 एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा इस चीज का। अगर तुम्हें याद नहीं है तो बहुत गलत बात है, याद करना है बेटा। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, इस टाइप की जब भी चीज आ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला 1/4 साइन 3 थीटा होता है बेटा। सेम फॉर्मूला फॉर कॉस भी होता है, कॉस में भी ये सेम होता है फॉर्मूला। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसको आपको लर्न बेटा करना है, ये फॉर्मूला लर्न अपने को करना है। चलिए तो अब देखते हैं जरा, ये हो गया हाफ इनटू, इसको इतनी चीज को, अच्छा साइन 30 भी तो था एक, साइन 30 को भी हाफ लिखा हुआ है ना आपने, तो स्क्वायर के तो अंदर ही रहेगा, होल स्क्वायर के अंदर वो रहेगा। तो हाफ इनटू इनका हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा हो जाएगा 10, 10 है, 60 माइनस 10 हो गया, 60 प्लस 10, सो थीटा इज एक्चुअली 10 हेयर, 3 इंटू 10 30 डिग्री बन जाएगा, 3 इंटू 10 ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट होगा। तो वी विल हैव दिस इज होल स्क्वायर्ड, तो ये हो गया 1/8 और 16, 1/16 का होल स्क्वायर, यानी ये 1/256 हो गया। तो बेटा बीटा क्या हो गया, 1/256, बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 1/256। ऑप्शन मैच कर लेते हैं भाई, बॉक्स अल्फा इक्वल टू बॉक्स बीटा, ये तो बिल्कुल बेहुदा बात है, क्योंकि बॉक्स बीटा तो तुम्हारा 0 है, बॉक्स बीटा तो 0 है, बॉक्स अल्फा 256 था, तो ये गलत। बॉक्स अल्फा इंटू बॉक्स 1 बाय बीटा, तो 1 बाय बीटा नोटिस करो यहां से क्या हो रहा है, 1 बाय बीटा हो रहा है 256, तो बॉक्स 1 बाय बीटा तुम्हारा हो जाएगा 256। तो ये बोल रहे हैं बॉक्स अल्फा इंटू बॉक्स 1 बाय बीटा 1 हो जाएगा, तो गलत है।
बॉक्स अल्फा भी 256 है और ये भी 256, तो ये तो 256 का होल स्क्वायर होता। ये ऑप्शन भी गलत है। पेशेंस के साथ एक एक ऑप्शन चेक करना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है और ना ही पैनिक करना है। 1/अल्फा, तो 1/अल्फा तो में तो भाई बॉक्स 0 ही हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि 1/257 से 1/256 यानी इसका बॉक्स 0 हो गया। सो 0 इंटू एनीथिंग, वो तो 0 ही रहेगा बेटा। तो बी और डी हमारे सही होने चाहिए, बी और डी ऑप्शंस हमारे सही हो गए। ठीक है, अगेन कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। कल मैंने तुम्हें समझाया था किस तरह से जेई में 3 कैटेगरीज होती हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, और मेजॉरिटी हमारा सिलेक्शन होता है बेटा जब हम मीडियम क्वेश्चंस वाले लेवल के क्वेश्चंस को सही, बिना गलती करे, सही समय के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें 2 अपने चीजें ट्रैक करनी है कि क्या हम इस लेवल के क्वेश्चन को बिना गलती करे, हमने कोई गलती कर दी, अरे सर मैंने वो गलती से 2 को 3 लिख दिया था, अरे सर वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था वरना तो इजी था, ये सब नहीं सुनना है भाई। अब वो टाइम नहीं रह गया है कि सर मैं कर लेता अगर मुझे फॉर्मूला याद आता था, अगर वो गलती नहीं करी होती, अगर मगर नहीं करना है। अब क्या हुआ या नहीं हुआ, यस और नो होना चाहिए। अब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हैं, कोई ग्रे एरिया नहीं है। अगर आपसे ये क्वेश्चन 3 या 4 मिनट के अंदर हो गया पूरा सही, सारे ऑप्शंस आपने मार्क कर लिए बिना गलती करे, तो आपका ये क्वेश्चन बढ़िया है, तो आपको चीजें आती हैं। वरना आप ये मानिए आपको नहीं आता है, वो नहीं आता, बस नहीं सर हमें तो आता था, मिस्टेक ही तो करी है, तो भाई वो मिस्टेक एग्जाम में हो जाएगी, फिर दोबारा कोई बताने आएगा वहां, तुम तो आगे बढ़ जाओगे। तो इसीलिए इट इज एज गुड एज नहीं आता, क्योंकि आना और नहीं आने में फर्क क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही फर्क है यार कि हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आप बहुत सीरियसली इस चीज को फॉलो करें कि जो भी चीजें बताई जाएं कि आपको बहुत हाई फाई टफ क्वेश्चंस के पीछे अभी नहीं भागना है। लास्ट के 1 महीने में जिस तरह के क्वेश्चंस बेटा आते हैं जेईई एग्जाम में, वैसे क्वेश्चंस को खूब सारे करिए और उसी तरह के क्वेश्चन को टाइम के अंदर एक्यूरेसी के साथ सही करने की कोशिश करिए। चलिए एक और अगला सवाल ऐसा ही दिखा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये मीडियम कैटेगरी का था, अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो बनाने को बहुत चीजें इसमें बनाई जा सकती हैं, मल्टीपल करेक्ट बना सकते हैं, बट सिंगल करेक्ट में मैंने दे दिया मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है, यह लिखा होना चाहिए कि दिस ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल फंक्शन। लिखा नहीं आए तो मानना नहीं है, एग्जाम में प्रॉपर हर क्वेश्चन में डेफिनेशन उसकी लिखी होनी चाहिए, अजम्पशन नहीं ले सकते। तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, इसकी हमें निकालनी है और मिनिमम वैल्यू। रेंज का क्वेश्चन हो गया फंक्शंस में। तो यहां फ्रैक्शनल एक्स दिख रहा है, फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स। तो अब तुम्हें एक बात पता है, देखो एक्स इंटीजर तो नहीं हो सकता, x इज नॉट इंटीजर। क्यों? क्योंकि भाई x इंटीजर हो गया तो माइनस एक्स भी इंटीजर हो जाएगा और माइनस एक्स का फ्रैक्शनल तो फिर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। सो x इज नॉट इंटीजर। और फिर आपको एक बात पता है, अगर x इंटीजर नहीं होता तो इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। इफ x इज नॉट इंटीजर, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इन दोनों का सम 1 होता है बेटा। फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल माइनस एक्स का सम हमेशा 1 होता है। अब क्या करें, तो बेसिकली मैं जो है देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, बेसिकली मेरे पास यहां फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स है और यहां फ्रैक्शनल एक्स है, तो एक को हटा देता हूं। फ्रैक्शनल एक्स को मैं 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स उठा के यहां पे पुट कर देता हूं बेटा, तो एफ एक्स हो जाएगा 1/2 फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स -1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स। तो ऐसा कुछ ये हमारा क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो गया। अब तुम फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स को एक काम करो, टी लेट कर दो, तो तुम्हारे पास ये एक फंक्शन y हो जाएगा 1/2t प्लस t -1। और t क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, फ्रैक्शनल x हमेशा पॉजिटिव होता है, t एक पॉजिटिव। अब इसकी रेंज तो तुम निकाल सकते हो यार, बड़ी प्यार से निकाल सकते हो, है ना। तो इसकी रेंज निकालने के लिए 1/2t और t में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा देता हूं, तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 1/2t प्लस t बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन इनका हो जाएगा 1/√2। तो देयरफॉर 1/2t प्लस t ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2/√2, यानी कि √2। ये आपका हो जाएगा √2। इसकी इतनी वैल्यू मिनिमम √2 है, तो √2 -1 यानी y की मिनिमम वैल्यू। सो y ग्रेटर देन, दोनों तरफ -1 कर दो, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू √2 -1 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू जो है √2 -1 है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू भी वो सब तुम कर सकते हो, t को मैक्सिमम 0 1 की तरफ ले जाओ भाई, है ना, 1 से बड़ा तो होता नहीं है, t बिटवीन 0 एंड 1 होता है। तो
जब जीरो की तरफ जाएगा तो तुम देख रहे हो y इंफिनिटी की तरफ जाने लग जाएगा, राइट। तो देयरफॉर √2 - 1 से इंफिनिटी ये रेंज हो जाएगी ओपन इंफिनिटी पे, इस पे क्लोज्ड, करेक्ट, क्योंकि t की रेंज जब मिनिमम जीरो रखोगे t को तब ये इंफिनिटी की तरफ जा ही रहा है एक्सप्रेशन। गॉट इट। तो रेंज तो हमारी निकल कर आ गई, बट कुछ और पूछा हुआ है। मल्टीपल करेक्ट भी बना सकते थे, रेंज पूछ ली, उसके बाद बतेरी चीजें एक्स्ट्रा और आगे ऐड कर दी, बट अभी पूछा है मिनिमम वैल्यू अकर्स एट x इक्वल टू, x की किस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आएगी, x की वो वैल्यू बतानी है जब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो भाई देखो मिनिमम आएगी मतलब ये इक्वल टू का साइन होगा, भाई y की मिनिमम तो यही है। इक्वल टू का साइन कब होगा, जब यहां am बराबर gm होगा। am बराबर gm कब होता है, जब ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। सो फॉर मिनिमम वैल्यू, सो फॉर मिनिमम वैल्यू am बराबर gm होना चाहिए। am बराबर gm, इसका मतलब जो नंबर्स थे 1/2t और t वो इक्वल होने चाहिए, इन्हीं में तो लगाया था am gm। तो यानी कि यहां से आ गया टी स्क्वायर की वैल्यू हाफ, टी की वैल्यू पॉजिटिव वाली ही ले रहा हूं 1/√2। टी तो फ्रैक्शनल था ना, फ्रैक्शनल ऑफ -x था, फ्रैक्शनल कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता ओवरऑल रेंज में, तो +1/√2 इसकी वैल्यू हो गई। अब यहां से तुम्हें x सॉल्व करना है भाई, किसी भी चीज का अगर फ्रैक्शनल तुम्हारा 1/√2 है तो उसमें -x की वैल्यू क्या हो गई, सम इंटीजर +1/√2 है ना, ये इसी फॉर्म का तो नंबर आएगा क्योंकि इंटीजर तो हट जाएगा, बस फ्रैक्शनल पार्ट 1/√2 रह गया। तो यानी x की वैल्यू हो गई माइनस टाइम्स i -1/√2, माइनस i को येट अनदर इंटीजर n ले लो या कोई भी ले लो यार, i1 ले लो, तो i1 -1/√2 वेयर i1 इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो x इस फॉर्म का होना चाहिए सम इंटीजर -1/√2, सम इंटीजर -1/√2 बी ऑप्शन होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डेफिनेटली इजी कैटेगरी का नहीं है। आपको इजी कैटेगरी का तभी लगेगा अगर पहला स्टेप आपने यहां से कॉपी मार लिया, फिर आपने आगे कर लिया, सर हमने तो ये देख लिया बस, फिर तो हमसे हो ही गया, तो भाई कोई फायदा नहीं है ना, तो नहीं इजी कैटेगरी माना जाएगा, यही तो समझना है। क्योंकि वहां मैं नहीं आऊंगा आपको पहला स्टेप हिंट देने, अगर आप पहला स्टेप इसमें नहीं सोच पाए कि सर ये वाला हम ये नहीं सोच पाए कि इसको इसमें चेंज कर दें, या हो सकता है और भी कुछ आपने डिफरेंट मेथड सोचा हो, इसी ये तो मेरा दिमाग इस तरह से चला, हो सकता है आपने कुछ और सोचा हो, मैंने AMGM से किया है, आपने अगर कोई और इजी तरीका लगाया है इससे आपको लगता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम वो भी डिस्कस आगे कभी कर लेंगे भाई, ठीक है भाई, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने कोई और मेथड बताया, मेरे माइंड में तो इसको देख के यही आया क्योंकि डिनोमिनेटर में था और यहाँ था, थॉट कैसे आया, यहाँ और यहाँ था, एक जगह x से किया गया है, मैंने कहा इसको भी चेंज कर लूंगा तो क्लियरली GM में कटेंगे, यानी AM > GM से सवाल सॉल्व होने वाला है, मुझे पहले स्टेप से ही दिख गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ये अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन था भाई। ब्रेन टीजर नंबर 3, मीडियम, मीडियम जल्दी करो, मीडियम क्वेश्चन है ये वाला, तो मीडियम क्वेश्चन है ये वाला तो। यस, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू दिस इज कर्ली ब्रैकेट a, अच्छा, एंड इट्स रेंज इज कर्ली ब्रैकेट b। तो यार इससे एक बात समझ आ रही है, इसका मतलब डोमेन और रेंज में एक एक एलिमेंट ही आ रहा है, अच्छा, तो कुछ ना कुछ लोचाबाजी है भाई, सिंगल जगह ही डिफाइंड हो रहा होगा। तो चलो यहां देखते हैं, जैसे जैसे अगर हम ये देखें, इसकी डोमेन है x पॉजिटिव, इसकी डोमेन है x इंटू x -2 पॉजिटिव, x तो पॉजिटिव है ही, उड़ा दो, तो x > 2 हो गया इसकी डोमेन। चारों की डोमेन मुझे लेनी है, इसकी डोमेन हो गई -4 से 4, तो 0 से 2 से 4 ही हो गई एक्चुअली, अब देखा जाए भाई इसकी वैसे तो -4 से 4 है, बट तुम्हें सबका इंटरसेक्शन भी लेना है ना यार, तो अभी तक तो 2 से 4 एक वैलिड इंटरवल मुझे दिखा है बेटा, ओपन टू, इन तीनों का इंटरसेक्शन मैंने ले लिया, अभी तक मेरे पास आया है ओपन 2 से क्लोज्ड 4, क्योंकि मैं इसका इंटरसेक्ट डोमेन लेना नहीं चाहता पूरा, बड़ा गंदा सा बनेगा है ना, ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर x 2 से 4 है तो मैं काम करता हूं, मैं जरा ये देख लेता हूं इस डोमेन में इसका क्या हाल है ना भाई, तो मुझे समझ आ जाएगा कौन सा पार्ट मुझे लेना है। इस अभी इन तीनों का इंटरसेक्शन ये बना है, मुझे बस इसके अंदर देखना है कब डिफाइंड है। तो πx/2 से πx/2 की रेंज क्या हो जाएगी भाई, अगर तुम्हारा x की रेंज ये है, π/2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ओपन ब्रैकेट पाई क्लोज्ड ब्रैकेट 2π, सो ओपन पाई से क्लोज्ड 2π हमारा इंटरवल रहेगा,
ये एंगल पाई एक्स बाई टू जो साइन के आ गया, यानी साइन पाई एक्स बाई टू, साइन पाई एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, पाई से टू पाई, पाई पे होता है 0 और बेसिकली नेगेटिव ही तो रहेगा यार, खुद कॉमन सेंस लगा के देखो, पाई से लेके 2 पाई साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये 0 से पाई होता है, पाई से लेके 2 पाई नेगेटिव। तो इस पूरे रीजन में अगर साइन नेगेटिव है तो भाई रूट कैसे डिफाइंड होगा, रूट तो डिफाइन हो नहीं पाएगा पाई से 2 पाई। यहां पे तो साइन हमारा नेगेटिव होता है, रूट कैसे डिफाइंड होगा, रूट सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफाइंड हो रहा है, 2 पाई पे क्लोज्ड है, क्योंकि वहां है ना 2 पाई पे क्या है, क्लोज, क्योंकि 4 पे क्लोज था, यानी कि पाई पर तो ओपन है, खैर बाकी सब जगह तो नेगेटिव ही है साइन फंक्शन। तो एक्चुअली आप ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज रूट साइन पाई एक्स बाय 2 इज डिफाइंड ओनली एट x इक्वल टू 4, सिर्फ 4 पर डिफाइंड है, बाकी सब पे वो नेगेटिव रहने वाला है, यानी डोमेन का सिर्फ एक पॉइंट है 4, क्योंकि इन तीनों का कॉमन ये था, बट इसके साथ हमने देखा एक ही जगह डिफाइंड हो पा रहा है 4, तो एक्चुअली ओवरऑल फंक्शन का जो कॉमन होता है वही डोमेन होता है। तो ओवरऑल फंक्शन की डोमेन का सेट यानी कर्ली ब्रैकेट, सो डोमेन हो गया कर्ली ब्रैकेट 4, यानी a की वैल्यू तो 4 हो गई। अब रेंज निकाल लो, फिर 4 डाल लो भाई इसके अंदर। अगर यहां f4 निकालूं तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, रूट 4 हो गया वो, यानी 2, और वो हो गया log 2 और 4 इंटू 4 माइनस 2 2 8, तो ये 2 क्यूब हो गया, यानी 3, 3 और 2 5 हो गया, ये वैल्यू 5 आ गई, यानी f4 क्योंकि 5 है तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5, यानी b की वैल्यू बेटा 5 हो गई है, b की वैल्यू 5 हो गई है। तो अब सवाल आधा सॉल्व हुआ, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, अगेन मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। अगला क्या है, सेट ए इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, अच्छा, एंड सेट ए इज द डोमेन, अब इसकी डोमेन निकालनी है, x माइनस ए सी, एक्स माइनस ए, तो a है 4, c a प्लस बी है 9, 9 माइनस एक्स, ये एक नया फंक्शन है एनसीआर वाला, है ना, c स्टैंड्स फॉर एनसीआर कॉम्बिनेशन। तो इस फंक्शन को सपोज अब मैं gx बोल देता हूं, gx, इस फंक्शन की मुझे डोमेन निकालनी है भाई। तो इसकी डोमेन कैसे निकलती है, सोचो, ऊपर x माइनस 4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 9 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x 4 से तो बड़ा ही होगा, और 9 से लेस देन इक्वल टू होगा। ऑल्सो एक और चीज होती है भाई, एनसीआर में हमेशा n बड़ा होता है, r छोटा होता है, मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, तो x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स। भाई एनसीआर में ऊपर वाला थोड़ी ना छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा या इक्वल ही रहेगा। तो यहां से 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13, x ग्रेटर देन इक्वल टू 13/2, बट x हैज टू बी एन इंटीजर ऑल्सो। क्यों भाई, एनसीआर में कोई ऐसा थोड़ी होता है 0.5 c 0.4, सारे नेचुरल नंबर होने, इंटीजर होल नंबर होने चाहिए। तो 13.5 मतलब 13.5 का मतलब हो गया 6.5, 13.5 कह रहा हूं, 13/2 मतलब 6.5 से बड़ा रखना है, और 9 से छोटा रखना है, 4 से बड़ा। इन तीनों में आप देखिए कौन से इंटीजर आ रहे हैं, तो ओनली पॉसिबल इंटीजर्स आर 6.5 से बड़ा मतलब 7 से शुरू, 8 और मैक्सिमम 9 तक जा पाएगा। सो 7, 8, 9 तीन इंटीजर्स हमारे, तीन होल नंबर्स हमारे इस फंक्शन की डोमेन में होल नंबर्स ही आएंगे, और कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इंटरवल नहीं आ सकता इसका एनसीआर में, क्योंकि होल नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये हुआ, देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिक्स करे हुए हैं। पहले एक क्वेश्चन था इसकी डोमेन का, वहां से ए और बी निकले, अब ए और बी की मदद से दूसरे फंक्शन की डोमेन निकली। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं पेशेंटली करना है, क्वेश्चन अपने आप में टफ नहीं है, इंडिविजुअली। तीसरा वाले अब सवाल पे आएंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए इज, तो सेट ए पर कितने सिमेट्रिक रिलेशंस हो गए। अब सवाल ये बन गया कि हमारे पास 7, 8, 9 है सेट, 7, 8, 9, सेट ए से सेट ए कितने सिमेट्रिक रिलेशंस बनेंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तो अब इसका फॉर्मूला भी कुछ लोग याद कर लेते हैं, कुछ लोगों को याद होता है फॉर्मूला, ठीक है, कि क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 की पावर 3 स्क्वायर प्लस 3/2, यानी 2 की पावर 9 3 12/2 6, यानी 64,
नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस हो जाता है। अब ये कैसे आता है फॉर्मूला, देखो आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे ना, इसमें 7 7 7 7 से रिलेटेड होगा, 7 9 से 7 8 से रिलेटेड होगा, 7 9 से रिलेटेड, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो जो भी पॉसिबल इनके ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं। 8,7 हो सकता है, 8,8, 8,9, ठीक है, फिर 9,7, 9,8, 9,9। मैं 3/3 का एग्जांपल ले रहा हूं, n की वैल्यू 3 के लिए, आप जनरलाइज कर सकते हैं, n के लिए n/n बन जाएगा। तो अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा, आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर ये सेलेक्ट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली हो गई, 8 7 है तो 7 8 हो गई। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इतने एलिमेंट्स में से देख लेना है कि कोई सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि डायगोनल के ऊपर वाले ऑटोमेटिकली दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। भाई अगर ये आया होगा तो भाई ये भाई भी आ जाएगा, ये आया होगा तो ये भी आ जाएगा, ये नहीं आया तो वो भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायगोनल और डायगोनल के नीचे वालों को बस अरेंज कर को लेना है या नहीं लेना, नंबर ऑफ सबसेट्स बना लेने हैं उनके। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल n स्क्वायर होते हैं और ये n स्क्वायर माइनस n/2 होते हैं, n स्क्वायर माइनस n/2 होते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n/2। ये किसमें है, इसके अंदर इतने एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर प्लस n/2, ठीक है जी, n स्क्वायर प्लस n/2 एलिमेंट्स हो जाएंगे ये। अब इनको हर एक एलिमेंट को या तो लोगे या नहीं लोगे, नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं। सो 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2 इज द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। ये फॉर्मूला बन जाता है। सर बाकी एलिमेंट क्यों हटा दिए, क्योंकि अगर ये आया होगा वो ऑटोमेटिकली आएगा, अगर नहीं आया होगा वो भी नहीं आएगा, तो उसको देखना ही क्यों, जब वो ऑलरेडी उसकी आना ना आना फिक्स्ड है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हम बस इन्हीं को देख लेते हैं, है ना। यही बात हम n के टर्म में जनरलाइज कर रखी है मैंने, नहीं तो मैंने 3 डाल के आंसर 64 इसका निकाल लिया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, अल्टीमेटली मतलब ऐसा कोई बहुत कोई हाई फाई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चन बेटा एडवांस में तुम्हें आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, वो 2-3 होते हैं बस पूरे पेपर में जो बहुत टफ होते हैं, और हम तैयारी हम उसी की करते रहते हैं। और सवाल हमें ये करके सिलेक्शन पाना है बेटा, ये वाले सवाल होते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चंस आते हैं जो लगता है अरे सॉल्यूशन देकर अरे तो मैं कर लेता। तो आप में से भी बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, खुद से सोचो यार, क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, तो आप क्यों नहीं कर पाए, जो लोग नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए, इनको करना है, सीखना है कि यार ये कैसे हम टाइम के अंदर निपटाएं। दैट इज द होल पर्पज ऑफ दिस कट्टर जेईई एडवांस बैच, ठीक है, कि आपको लास्ट के 1 महीने में उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए जिसके मिलते जुलते थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़े, इसमें हमारा बढ़िया सा डोमेन और रिलेशंस रिवाइज हो गया। एक थोड़ा हल्का फुल्का सा दे दिया है जस्ट टू रिवाइज रिलेशंस, क्योंकि अभी क्या है ना, रिलेशंस भी रिसेंटली ऐड किया है जेईई एडवांस ने अपने सिलेबस में, रिलेशंस ऐड किया है अभी, हाँ पिछले 2 साल से ऐड किया है रिलेशंस भी, तो आपको रिलेशंस भी आना चाहिए। ये नहीं कि बस फंक्शन पढ़ लिया रिलेशन छोड़ दिया, रिलेशन पे भी पैसेज अभी आया था रिसेंटली, तो पढ़ लो भाई रिलेशन भी, मेंस में तो था ही, एडवांस में भी अब हो गया है। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन। अच्छा आर एक ऐसा रिलेशन है, और इसको अगर मैं देखूं फैक्टराइजेबल फॉर्म दिख रही है, इन दोनों को क्लब करता हूं, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को क्लब करूंगा, -3 कॉमन, -3y कॉमन एक्चुअली, तो x माइनस 3y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से आ गया आइदर x इक्वल टू 3y और x इक्वल टू y, मतलब इनमें से कुछ भी हो जाए तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, या तो x की वैल्यू 3y के बराबर हो या x इक्वल टू y के बराबर हो, रिलेशन आ जाएगा। तो अब रिफ्लेक्सिव तो है ही रिलेशन, क्योंकि x इक्वल टू y जब जब हो रहा है तो वो मतलब x और y आपस में इक्वल हैं तो रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया इसकी वजह से। सर इधर तो नहीं है, तो भाई आइदर और है ना, हर एक एलिमेंट या तो इस कंडीशन से या उस कंडीशन से रिलेटेड होगा, तो x इक्वल टू y वाले सारे इस कंडीशन से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, नेचुरल नंबर्स 1 जो है 1 से रिलेट हो जाएगा, है ना, 2 2 से रिलेट हो जाएगा, 3 जो है 3 से रिलेट हो जाएगा। बट इस कंडीशन की वजह से क्योंकि x बराबर 3y है, तो एक्चुअली 3 जो है 1 से भी रिलेट हो जाएगा, 3 1 से भी रिलेट हो जाएगा, बट 1 3 से तो नहीं होगा, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y 3 से तो रिलेट नहीं होगा, तो 1 3 से नहीं हो रहा है, 3 1 से है, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ऑब्वियस है भाई, सिमेट्रिक कहां से आ जाएगा, x इक्वल टू 3y है, y इक्वल टू 3x थोड़ी ना है, तो नॉन सिमेट्रिक हो गया है। 1 3 इज प्रेजेंट बट 3 1 सॉरी
3,1 इज प्रेजेंट बट 1,3 इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, y 1 है, बट x 1 y 3 नहीं है प्रेजेंट। और बताइए, और सोचिए। तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी कैसे हो जाएगा? इफ x इज 3y and y is 3z, तो इफ x is 3y एंड y is 3z, इसका मतलब क्या x 3z हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। x तो 9z हो जाएगा भाई, x तो 9z हो जाएगा। सो ऑब्वियसली अगर x 3y है एंड y 3z है, मतलब xy yz आर प्रेजेंट, तो xz प्रेजेंट नहीं होगा बेटा इस रिलेशन की वजह से। सर एक एग्जांपल दिखा दो। देखो जनरल तो मैंने प्रूव कर ही दिया, तो x तो हमारा 9z हो जाएगा। तो तुम एग्जांपल ले लो भाई, 1 3 है एंड 3 9 है प्रेजेंट, बट 1 9 प्रेजेंट नहीं है। देखो है ना, 1 और 9 प्रेजेंट नहीं है बेटा, इसलिए नॉन ट्रांजिटिव भी हो गया। सो दिस इज सिर्फ रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ए ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। इजी क्वेश्चन, ऐसे मेंस में भी आते हैं। सर ऐसे तो एडवांस में कैसे आ जाएगा? बिल्कुल आते हैं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेंस के लेवल से हल्के ही क्वेश्चन आने एडवांस में। 50% क्वेश्चंस आपको मेंस लेवल्स के बराबर वहां मिलने हैं। अब मेंस जो है मैथ्स का बहुत टफ हो गया है, तो वो लेवल 50% क्वेश्चन में मैच्ड है। अगर आपने बहुत तैयारी पहले नहीं करी है तो घबराओ मत यार, तुमने 50% की तैयारी कर रखी है ऑलरेडी, तुम्हें बस थोड़े से हाथ पैर मारने हैं बेटा, एडवांस क्लियर हो सकता है अभी भी, है ना। तो इसलिए मेहनत करते रहो, बिल्कुल भी गिव अप मत करो अभी भी। चलो एक और देखते हैं। कई लोगों को लगता है सर मेंस में हमारी 30,000 40,000 50,000 रैंक आई है, एडवांस में कैसे आ जाएगी 10-15,000 20,000? आ सकती है, अभी बहुत गेम बचा है, बहुत उथल पुथल होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेंस की जो रैंक है वही एडवांस की बनेगी। बहुत लोग होते हैं जो मेंस में अंडर 10,000 5,000 ले आते हैं, बट एडवांस में उनकी 50,000 चली जाती है। और ऐसे भी बहुत होते हैं जो एडवांस उल्टा। तो आपको बेटा दोनों तरह के बच्चों को लगे रहना है। आप कोई कंप्लेसेंट नहीं हो सकते अगर मेंस अच्छा कर रखा है तो, और आप बहुत ज्यादा परेशान हताश भी नहीं हो सकते कि मेंस अगर खराब हो गया है। तो अगर आप क्वालिफाइड है, आप तैयारी करिए और 1 महीने के बाद बेटा सोचिएगा, ठीक है ना। चलिए एफ एक फंक्शन है आर प्लस से लेके दिस, एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइंड है ये, ठीक है जी। इसका इनवर्स है, इनवर्स तो तुम समझते हो कि उल्टा फंक्शन है। मतलब अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ एल्फा इक्वल टू बीटा है, मतलब अगर एफ ऐसे बोल दो एफ ऑफ पी इक्वल टू क्यू है, तो मतलब जी ऑफ क्यू इक्वल टू पी हो जाता है। यही तो डेफिनेशन होती है इनवर्स की। चलिए तो ये 1 दिया हुआ है, अल्फा उधर ले जाते हैं, तो जी ऑफ 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा दिया हुआ है, जी उधर गया तो एफ हो जाएगा, यानी एफ अल्फा तुम्हारा, इफ जी ऑफ दिस इज अल्फा तो एफ ऑफ अल्फा इज 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली मैं जी निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहा, मुझे पता है यहां से इनवर्स फाइंड करना बहुत घटिया काम है, क्यूबिक बन जाएगी। तो एफ अल्फा ये है, एफ अल्फा तो तुम यहां से निकाल सकते हो, एफ अल्फा बेटा आप यहां से निकाल सकते हैं, अल्फा की पावर 3 माइनस 7 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 क्या? अल्फा की पावर 3 माइनस 7 इक्वल टू 1, अल्फा की पावर 3 इज 8, तो रियल वैल्यू अल्फा की 2 आ गई है। अल्फा की वैल्यू तो 2 आ गई है, अरे वाह। आगे जी हमें हमें निकालना है के का वैल्यू, ये सॉल्व करना है भाई। के का वैल्यू क्या सॉल्व करना है सर? हमें सॉल्व करना है के इक्वल टू जी ऑफ अल्फा प्लस 1 यानी जी3 अपॉन जी ऑफ जी2। ये सॉल्व करना है यार, ये कैसे करें यार? अब ये कैसे करें? जी तो फंक्शन ही नहीं है सर हमारे पास। कोई बात नहीं, एफ तो है, थोड़ा जुगाड़बाजी करते हैं, F1 निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। F1 तो सर बड़ा बेकार सा नेगेटिव सा आ जाएगा, कोई काम नहीं है। F2 निकाल के देखते हैं। F2 जो है 8 माइनस 7 1 अपॉन 5 हो जाएगा। F2 1 बाय 5 आ रहा है, मतलब G 1 बाय 5 2 हो गया। अच्छा F3 निकालते हैं जरा, F3 निकालते हैं। 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 7 20 और 9 और 1 10, अरे वाह बहुत प्यारा आ गया। तो F3 2 आ गया। नाउ सिंस F3 इज 2, सिंस F3 इज 2, तो बाय दिस लॉजिक हम बोल सकते हैं G2 तुम्हारा 3 हो जाएगा। G2 तुम्हारा 3 हो जाएगा बेटा, और G2 को उठा के यहां डाल दो, G2 को उठा के 3 यहां पे डाल दीजिए, तो K हो जाएगा G3 अपॉन G ऑफ G2 था, G2 को 3 डालना है तो G3 अपॉन G3 ही बन गया। ऑल्दो G3 हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता G3, बट इक्वल होंगे, कटेंगे, K की वैल्यू 1 आ गई।
k की वैल्यू बेटा 1 आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब ये नहीं सर यहां 3 की जगह 4 होता तो, क्वेश्चन चेंज नहीं करना है बेटा, वो तो डेटा ड्रिवन क्वेश्चन है, थोड़ा भी इधर से उधर करोगे वो नॉन सॉल्वेबल बन जाएगा क्योंकि फंक्शन बहुत ही खराब है। ठीक है, तो हमें इस तरह से लॉजिक लगा के इनवर्स की डेफिनेशन लगा के हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इनवर्स की क्या करी, सिर्फ डेफिनेशन लगाई है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनवर्स की बातें चल रही हैं तो चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराते हैं तुम्हें, मतलब मीडियम, इजी टू मीडियम वाला ही है, इसके बाद वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा आर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 3 रियल रूट्स इसकी दे रखी हैं भाई ने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे सॉल्व करें यार, ये तो यहाँ क्यूबिक है वहां क्यूब रूट है, तो भाई देखो साफ समझ आ रहा है, वहां क्यूबिक है वहां क्यूब रूट है, बस यहीं से समझ जाओ। तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें क्या देखना है, ये 2 तो नीचे ले आता हूं। अगर एक जगह क्यूबिक है और एक क्यूब रूट है, मतलब इनवर्स की कुछ कहानी बनती हुई दिख रही है भाई। इसका मतलब एक काम करता हूं, अगर मैं इसे fx ले लेता हूं, इसको fx ले लेता हूं, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट f इनवर्स। तो अगर fx ये है, एक्स क्यूब प्लस 1/2, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल टू y मान लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y, x हो जाएगा 2y माइनस 1 की पावर 1/3, और x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। ऐसे ही तो इनवर्स निकालते हो। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया है। तो इनवर्स फंक्शन क्या बन गया, यही फंक्शन बन गया है बेटा। तो बस fx और f इनवर्स x हमें क्या बोले हुए हैं, इक्वल बोले हुए हैं। fx तो हमें इक्वेशन क्या बन गई 2 नीचे लाने से, fx इक्वल टू f इनवर्स x। अब ये स्टेप अगर आपने देख लिया फिर तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। यही तो सोचना था, ये नहीं सोच पाए तो फिर ये सवाल बर्बाद हो गया हमारा। ये नहीं सर पहला बता दिया आपने फिर तो मैंने कर लिया, फिर उससे क्या होगा, उससे नहीं होगा बेटा। अब एडवांस में आप इतने क्लोज आ चुके हैं कि अब वो समय नहीं है। हाँ, अगर आप 11th में हैं या 12th की स्टार्टिंग में और तब आप ऐसा कर रहे हैं, दैट इज स्टिल फाइन, बट ये एडवांस से 1 महीने पहले ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होना। चलिए, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स कब होता है, जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है। तो बस एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 1/2 इक्वल टू एक्स कर देता हूं। सो एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इस क्यूबिक के सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, वही हमारे एक्चुअल इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक रूट तो दिख ही गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, लॉन्ग डिवीजन कर डालो। शॉर्टकट ट्रिक लगा देता हूं लॉन्ग डिवीजन की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, तो माइनस 1 हो गया इधर, तो x माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास एक रूट तो 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 2 रूट्स यहां से आ जाएंगे। तो सबसे छोटा रूट बोल रहे हैं अल्फा है, फिर बीटा है, फिर गामा है। तो एक काम करते हैं, यहां से रूट्स निकालते हैं। -1 प्लस माइनस √5/2 है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 4 5/2, करेक्ट। तो एक रूट तो नेगेटिव हो ही गया, और दूसरा रूट -1 प्लस √5/2, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है बट 1 से तो छोटा है, 1 से छोटा है। √5 की वैल्यू 2.4 करीब रख लो, 2.3 करीब रख लो, तो 1.3/2 0.6 0.7 के करीब ये जाएगा। तो यानी ये सबसे छोटा हो गया। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, और गामा तुम्हारा जो है 1 हो गया है। ऑर्डर क्योंकि दिया हुआ था, बस वैल्यू डाल दो। अल्फा प्लस बीटा, अरे वाह, सम ऑफ रूट्स तो सीधे ही मिल जाती इस क्वाड्रेटिक की, बट हमें पता नहीं था ना वो गामा बनाएगा। अल्फा प्लस बीटा हो गया -1 और गामा 1 हो गया, तो इसकी जगह -1 और 1 तो 10 - 1 9 हमारा जो है आंसर हो गया बेटा। इसका आंसर जो है 9 हो गया, ठीक है, 9 इसका आंसर हो गया। इधर 10 × 1, इधर -1। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ तभी डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम इसमें लगा पाए लॉजिक, है ना। इससे सिमिलर चीज ना इंटीग्रेशन में भी मिक्स होती है। इनवर्स फंक्शन के साथ
इंटीग्रेशन में भी मिक्सचर होता है, वो मैं आपको इंटीग्रेशन में कराऊंगा। 2022 में एडवांस में आया था उसका क्वेश्चन, फंक्शन और उसका इनवर्स मिक्स्ड विद इंटीग्रेशन, तो वो वहां पे आपको मिलेगा जब इंटीग्रेशन का लेक्चर मैं आपको दूंगा। चलिए इसको करते हैं। ब्रेन टीजर नंबर 7, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। फिर से एक खतरनाक सी इक्वेशन है भाई साहब, बिल्कुल घातक इक्वेशन, देखकर ही डर जाए कोई इंसान, ऐसी इक्वेशन है। और इसको बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू बताओ, तो 9 डिग्री इक्वेशन है, सॉल्व करना तो मतलब भूल ही जाओ, इम्पॉसिबल है। और अच्छी बात यह है एक्स की बात 9 6 3 है, तो समझ रहा हूं मैं। एक काम करता हूं, इन दोनों में से एक्स क्यूब का परफेक्ट क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि पावर क्यूब की फॉर्म में दिख रही हैं। इसमें से मैं एक्स क्यूब क्या कॉमन आ रहा है, 9x क्यूब बाय 8 कॉमन आ रहा है, राइट, इन दोनों टर्म्स में से। समझ रहे हो ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, a प्लस बी होल क्यूब जैसा बनाना चाहता हूं। तो यहां बनेगा एक्स क्यूब और यहां बनेगा 3/8, और वो उधर ले जाओ यार, x माइनस 219/512। ठीक है, तो अब अगर आप देखें यार, इसमें भी 3 ऐसा होता है ना कुछ, 3ab a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी तरह का मैं कुछ बनाना चाहता हूं, a प्लस बी होल क्यूब जैसी टर्म। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, 3x क्यूब बाय 8, तो 3ab तो बन गया, देखो 3ab a प्लस बी तो बन गया, देखो 3 ये a हो गया x क्यूब, और 3/8 3ab a प्लस बी जैसा तो बन गया है। और यहां पे x क्यूब का क्यूब a क्यूब भी बन गया, b क्यूब मिसिंग है यार, b क्यूब मिसिंग है, मतलब 3/8 का क्यूब मिसिंग है, तो 3/8 का क्यूब, 3/8 का क्यूब मैं जरा इधर भी ऐड कर देता हूं और उधर भी ऐड कर देता हूं। करेक्ट, 8 का क्यूब 512 ही होता है, 8 का क्यूब 2 की पावर 9 हो गया ना, 512 ही होता है, वेरी नाइस। तो एक्चुअली अब आप ये देखिए, दोनों तरफ ये ऐड करने से ये बन गया परफेक्ट क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, तो ये बन गया x क्यूब प्लस 3/8 का होल क्यूब बराबर, राइट साइड में देखो बड़ा अच्छा हो जाएगा, x माइनस ये क्या हो गया, 3 क्यूब 27, 219 में से 27 गया है ना, तो 7 और 2 9, और इधर बच गया भाई तुम्हारा 19, 192, करेक्ट, सही बोल रहा हूं मैं, 19 और 8 27 ही होता है। तो x माइनस 192 अपॉन 512, अच्छा, तो यहां पे आ जाएगा, थोड़ा काटा पीटी की जाए इसकी, 192 में से क्या कट जाएगा, 8 तो कट ही जाएगा, 192 8 8 1 2 16, 8 4 32, और एक और 8 कट गया, तो 3 बच गया, 3 और 2 8 कट गए, तो एक्चुअली ये बन गया 3/8। आहा, मजा सा आ गया यार, मजा सा आ गया कि नहीं आ गया, एक्स क्यूब प्लस 3/8 का होल क्यूब इज x माइनस 3/8 बन गया है दोस्त, क्यूब हटा के उधर पावर 1/3 कर दो, तो अब फिर से तुम देखो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, सोच के देखिए कि ये हमारा हो गया एक फंक्शन f(x), और इसी f(x) का अगर मैं इसको रफ में ले लूं और इसमें इनवर्स निकालूं, तो वही फंक्शन आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा f इनवर्स। तो f(x) इक्वल टू f इनवर्स x बेटा बन गया है, f(x) इक्वल टू f इनवर्स x बन गया है। आया ना मजा, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन पे था, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया इस पूरे प्रोसेस की वजह से। तो ये इजी लेवल, मतलब टू इजी टू मीडियम बेसिक लेवल पर हो गया है, और ये एडवांस्ड के लिए, और ये वाला थोड़ा टफर लेवल पर चले गया, ये मैनिपुलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा करवा दिया गया है आपको। कर लो अब आगे, तो सॉल्व द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो बस f(x) इक्वल टू x ही रखना है हमें, f(x) इक्वल टू x बेटा रखना है, x क्यूब प्लस 3/8 को इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x क्यूब प्लस 3/8 इक्वल टू x रख देता हूं। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 8x क्यूब हो गया एक्चुअली, माइनस 8x प्लस 3, कोई अच्छा सा रूट, हाँ 1/2 तो दिख ही रहा है इसका रूट, x इक्वल टू हाफ दिख रहा है ना इसका रूट, 1/8 प्लस 3/8 4/8,
हाफ बराबर होते हैं। तो क्लियरली x इक्वल टू हाफ इसका रूट है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3/8 बराबर 0। x माइनस हाफ 3 बार लिख लो, x माइनस हाफ ऐसे 3 बार लिख लो, और पहला टर्म एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो प्लस एक्स बाई 2 ले आए यहाँ, माइनस एक्स बाय 4 आ गया, माइनस एक्स बाय 4 आ गया, तो माइनस 3x/4 आएगा, माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 3/8 अपने आप लास्ट वाला टर्म बन गया। आई होप ये शॉर्टकट आपको आता है बेटा, ये शॉर्टकट क्लास में सिखाया जाता है क्यूबिक को सॉल्व करने का, राइट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्यूबिक। x इक्वल टू हाफ एक सोल्यूशन आया है, ठीक है जी, एक x इक्वल टू हाफ आया, बट वो कह रहा है भैया उस तरह का लेके आओ, उस तरह का लेके आओ, a प्लस रूट बी बाई सी फॉर्म का वाला सोल्यूशन चाहिए। तो ये वाला तो नहीं है, इसमें से मिलेगा 4x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 AC अपॉन 2 इंटू ए, तो x हो जाएगा -1 प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो 12 और 1 13 बच गया, अपॉन 4 बच गया। हमें चाहिए था बेटा प्लस वाला इसमें, तो x हो गया √13 माइनस 1/4। देख लो कंपेयर करके, ये -1 हो गया, वो √13 हो गया और वो 4 हो गया, तो a हो गया -1, b हो गया 13, c हो गया 4। इससे कंपेयर करा तो a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो 13 12 13 14 15 16, a प्लस बी प्लस सी आ गया 16, 16 आ गया बेटा a प्लस बी प्लस सी, राइट। अच्छा था ना, जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, काफी मैनिपुलेशंस, और बाद में जाके लास्ट में जाके वो बन गया fx इक्वल टू f इनवर्स x। और आपने पढ़ा हुआ fx इक्वल टू f इनवर्स x कब होता है, जब fx इक्वल टू x ही होता है। तो मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करने की जगह बार बार fx इक्वल टू x सॉल्व किए जा रहा हूं। ये सब नोट्स थ्योरी का की बातें हैं बेटा, दोनों क्वेश्चन में यही किया मैंने, इसमें भी और पिछले वाले में भी। चलिए नेक्स्ट, ब्रेन टीजर नंबर 8, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अगेन फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। सर्जेक्टिव क्या लिखा है, एक जी फंक्शन दिया है, डोमेन ऑल रियल है और कोडोमेन ये है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज दिस वेयर पी क्यू आर रैशनल नंबर्स इफ जी एक्स इज सर्जेक्टिव। सारी कहानी यहां छुपी हुई है, जी एक्स इज सर्जेक्टिव, पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑन टू, बेसिकली ऑन टू होता है, राइट। ऑन टू का मतलब होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब यही इसकी रेंज होनी चाहिए, यानी इसकी रेंज जो है फंक्शन की वो क्या है, रेंज है बेटा -∞ से -1, -∞ से -1 इसकी रेंज है। अच्छा, इससे कैसे पता लगा लेंगे सर, इतनी सी बात से लगा लेंगे दोस्त। देखो, क्योंकि ये एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल दिख रहा है, और 5 डिग्री पॉलिनोमियल अगर उसकी डोमेन ऑल रियल होती है तो रेंज भी ऑल रियल होती है। वो -∞ से +∞ लेता है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की कभी फाइनाइट रेंज नहीं होती, उसकी रेंज होती है ऑल रियल, -∞ से ∞, क्योंकि वो माइनस में -∞ आता है, प्लस में +∞, सारी वैल्यूज लेता है। सो एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड, अगर उसकी डोमेन ऑल रियल है तो रेंज भी ऑल रियल आती है, यानी डिग्री ऑड नहीं हो सकती। डिग्री ऑड नहीं हो सकती यानी कोफिशिएंट 0 होगा। फिर ये भी तो एक्स क्यूब रह गया, ये भी 0 होना चाहिए, मतलब ये भी 0 होना चाहिए। फिर जाएगा ऑड फंक्शन, इवन डिग्री रह जाएगी। समझ गए ना। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, क्योंकि रेंज एक फाइनाइट सेट दिया है, फाइनाइट सेट मतलब ऑल रियल नहीं हो रही रेंज, वैसे फाइनाइट सेट तो नहीं है, कहने को इनफाइनाइट सेट ही है, बट ऑल रियल नहीं हो रही ना रेंज। रेंज जो है कंप्लीट रियल सेट नहीं हो रही। बट अगर ऑड डिग्री रहता पॉलिनोमियल तो रेंज तो बेटा ऑल रियल होनी चाहिए थी। कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, अगर उसकी डोमेन ऑल रियल है तो रेंज भी ऑल रियल ही आती है, क्योंकि डोमेन तो यहां ऑल रियल दी है बट रेंज कह रहा नहीं है, इसका मतलब ऑड डिग्री है ही नहीं। सो देयरफॉर, तो रेंज इज दिस, देयरफॉर डिग्री कांट बी ऑड, डिग्री कांट बी ऑड। हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड नहीं हो सकती। इसका मतलब जो x की पावर 5 का कोफिशिएंट है, पी क्यू प्लस 2p माइनस क्यू माइनस 2, दिस शुड बी 0, एंड ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि 5 डिग्री का खत्म करते ही क्यूबिक रह जाएगा, क्यूबिक भी तो ऑड ही है। तो पी क्यूब माइनस 2p प्लस 1 बराबर 0।
ठीक है भाई, ये बात तो सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां से सर इन दोनों में से p कॉमन, q+2, इन दोनों में से 1 q+2, तो p-1 q+2 बराबर 0। सो आइदर p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू -2, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और उधर से सॉल्व करूंगा तो यहां से तो p की वैल्यू 1 ही आएगी आई गेस, रियल वैल्यू बाकी तो तुम देख लेना। ठीक है जी, p की वैल्यू एक रैशनल वैल्यू आ जाएगी, बाकी इरेशनल आएंगे आई गेस। तो और उन्होंने बोला था p एंड q आर रैशनल नंबर्स, तो p1 वहां से आ गई, p1 यहां से भी आ गई, तो एक तो p1 हो गया, तो इवन डिग्री बेसिकली p की वैल्यू 1 तो एक बढ़िया है ही हमारा। ऑड डिग्री की टर्म दोनों ही हट जाएंगी, p1 के लिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बेटा। अब जरा देखते हैं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि भाई अभी हमने रेंज का एक्चुअल वैल्यू तो यूज ही नहीं किया ना -1। तो बचा हुआ फंक्शन जरा देखेंगे, तो देयरफॉर जो gx हो जाएगा, ये गया वो गया p² - 2p - 3 इंटू x², करेक्ट। तो देखो p तो 1 होना ही पड़ेगा, अब q -2 हो रहा है नहीं हो रहा वो बात की बात है, p1 होना जरूरी है, क्योंकि इसको 0 करना है तो p1 ही पॉसिबल है इसमें, तो सॉरी इसको 0 करना है तो p1 ही पॉसिबल है। अब ये हमारा फंक्शन बन गया, करेक्ट। अब इसमें जरा p को तो 1 डाल ही देता हूं, क्योंकि p तो 1 हमें पक्का हो ही गया, बिकॉज ये तो 0 चाहिए ही ना, तो p तो 1 है ही। तो p को 1 डालते हैं, तो gx बन गया बेटा मेरा 1 - 2 हो गया -4x², और 1 + 2 3 + 3x -5, gx हमारा ये हो गया -4x² + 3x -5। ठीक है, बस अब इसका मैक्स वैल्यू, क्योंकि इसका इन्वर्टेड ग्राफ होगा ऐसा, ए नेगेटिव है तो मैक्स वैल्यू -1 है। मैक्स वैल्यू आपको बहुत तरीके से रख सकते हो, कल भी कराई थी ये, है ना, वहां पे भी बना था क्वाड्रेटिक की मैक्स वैल्यू। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन की मदद ले सकते हैं, आप -d/4a ले सकते हैं, जैसे अच्छा लगे वो कर लीजिए। और इससे आपको क्या मिलेगा बेटा, अच्छा q भी तो, एक सेकेंड, q तो रखना था, q क्यों 1 डाल दिया, तो 1 + 2q इंटू x -5 ये बना। इसकी मैक्स वैल्यू 1 रख के q निकल कर आ जाएगा। चलो निकालता हूं भाई। तो gx फंक्शन हो गया -4x² -4x², ठीक है, और -4x² के साथ हुआ, ये था हमारा, है ना, 1 + 2qx -5, 1 + 2qx -5। तो मैं क्या है अब उसमें -d/4a यूज करता हूं, मैक्स वैल्यू इजी रहेगा, इसको -1 रखना है। मैक्स वैल्यू हमारी -1 है, राइट, -1 था रेंज में मैक्स वैल्यू, तो -d/4a होता है क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले के हिसाब से। तो मतलब d = 4a हमें रखना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b², d = 4a रख रहा हूं, b² - 4ac, 4a 4 इंटू -4, तो 1 + 2q होल स्क्वायर, 16 पंजे 80 हो गया, इक्वल टू -16 हो गया, तो 1 + 2q होल स्क्वायर 64 हो गया बेटा, यानी 1 + 2q तुम्हारा +-8 हो गया, 2q तुम्हारा या तो 7 हो गया या -9 हो गया, तो q आइदर इज 7/2 और -9/2। सर q तो हमारा -2 था, नहीं आइदर और था ना, अगर p1 भी हो जाए तो दोनों का काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है इसको लेना। तो एक वैल्यू वो भी हो सकती है, बट वैसा ऑप्शन है ही नहीं, फ्रैक्शन में है p + q। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ p + q क्या क्या हो सकती है दोस्त, हाँ q या ये नहीं हो सकता, सॉरी -2 होने पे, क्योंकि मैक्स वैल्यू नहीं आएगी ना, ये भी तो सेटिस्फाई होना है, तो q -2 नहीं हो सकता, ये अब हम रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज q इन दोनों में से ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो मैक्स वैल्यू नहीं आएगी ना। हम तो सारी चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए, x⁵ का 0 हो जाए, x⁵ का 0 हो जाए, और मैक्स वैल्यू -1 आ जाए, तो p तो 1 फिक्स हो गया।
क्यू तुम्हारा इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो p प्लस क्यू की वैल्यू 1 प्लस 7/2 हो जाए, या 1 माइनस 9/2 हो जाए, यानी 9/2 या फिर -7/2 में से कुछ भी हो सकती है। 9/2 -7/2 ए और सी होना चाहिए यार। ए और सी हमारा आंसर सही हो गया। देख रहे हो कितना प्यारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट बन गया है। सिर्फ एक छोटी सी चीज लिखी हुई थी, ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, उसके बेसिस पे हमने इतनी सारी चीजें, इक्वेशंस क्रिएट कर ली। कॉन्सेप्चुअल सवाल, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ब्रेन टीजर 8 हो गए हमारे। अब बारी है ब्रेन टीजर नंबर 9 की। ब्रेन टीजर नंबर 9 देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एक और इसी प्रकार का। देखो सर्जेक्टिव फिर से लिखा हुआ है। fx की डोमेन रेंज दी हुई है, fx सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो मतलब फिर से एक बात क्लियर हो गई है कि भाई a तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ही रेंज है। सर्जेक्टिव का मतलब होता है को डोमेन इक्वल टू रेंज, यही रेंज है, यानी इंफिनिटी तक जा रही है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, यानी ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। और -d/4a अगर हम करें तो -d/4a की वैल्यू -2 है। एक बात तो हमें समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx। अरे यार ये तो x को 0 डालेंगे तो c आएगा, यानी c तो 3 दिया ही हुआ है, c तो भाई ने 3 दिया ही हुआ है क्योंकि x 0 डाल के लिमिट कह रहा है 3 हो रही है। g इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस, fx इज इन्वर्टेबल है, g है 1 से इंफिनिटी -2 से इंफिनिटी। अच्छा रेंज तो सेम रख ली बट डोमेन ये कर दी, और अब कह रहा है इस रीजन में fx इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल है, बड़ी प्यारी बात कही है। इन्वर्टेबल मतलब एक नया फंक्शन g डिफाइन करो, बस डोमेन रेंज चेंज कर दो, फंक्शन सेम रखो, जो भी ये क्वाड्रेटिक था बस इन्वर्टेबल बना दो। मतलब अब वो तुम्हें देने की कोशिश कर रहा है कि भाई रेंज तो सेम है, मतलब जो क्वाड्रेटिक है वैसे तो ऐसे होती है, बट अब ये इन्वर्टेबल नहीं रहेगी, बट रेंज मिनिमम वैल्यू यहां आती है। तो वो ये बोल रहा है कि भाई रेंज सेम रखते हुए इस डोमेन में वो इन्वर्टेबल बनेगा। मतलब वो तुम्हें बताना चाहता है कि भाई यहां पर 1 होगा कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू 1 यहां पर होगा, तभी तो 1 से इंफिनिटी वो बाइजेक्टिव बन पाएगा, इन्वर्टेबल बन पाएगा, क्योंकि 1 पर मिनिमम वैल्यू लानी पड़ेगी क्योंकि क्लोज्ड है -2, है ना। ये रेंज का पार्ट है। रेंज का पार्ट कब होगा, जब एक्चुअल इसका डोमेन वाला भी होगा। तो डोमेन वाला 1 जो है वही एक्चुअली वर्टेक्स का पॉइंट है। तो एक्चुअली अब हमें यहां से समझ आ गया 1, -2 इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है, 1, -2 है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक थी ये। सर्जेक्टिव से तो चलो रेंज समझ आई, बट रेंज सेम रखते हुए वो कह रहा है इस इंटरवल में वो इन्वर्टेबल है। तो रेंज अगर सेम है तो भाई मतलब डोमेन भी होना चाहिए ना उसका, रेंज वाले का, वर्टेक्स का रेंज अगर है तो वर्टेक्स का डोमेन भी होना चाहिए यहाँ। तो डोमेन तो 1 ही होगा, नहीं तो 1 से पहले तो फिर वो ऊपर मुड़ जाएगा, फिर वो 1 1 नहीं रहेगा, हमें 1 1 रखना है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द वर्टेक्स, मतलब -b/2 है तुम्हारा, जो -b/2 होता है वर्टेक्स का पॉइंट है। डिफरेंशिएशन करके 0 रख दो जैसे भी, माइनस बी और b की जगह भी -b है, तो b/2 है इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी b की वैल्यू 2a हो गई। एक रिलेशन तो ये आ गया, c ऑलरेडी आ चुका है, एक यहां से आ जाएगा, वो abc में हो गया। तो माइनस से माइनस काट दो, b² - 4ac अपॉन 4a इक्वल टू 2, b², b को लिख दो 2a, तो 4a² और c था 3 -12a इक्वल टू 8a, तो 4a² इक्वल टू 20a। ए काट दो, ए कांट बी 0, ए वॉज पॉजिटिव, तो 4a इक्वल टू 20, ए बराबर 5। ए की वैल्यू बेटा 5 आ गई है, और b 2a था तो b की वैल्यू 10 आ गई है, c ऑलरेडी 3 आ चुका था, तो ए बी सी निकल आए, क्वाड्रेटिक हमारी मिल गई है। सो फंक्शन हमारा मिल गया है fx इक्वल टू 5x²। fx क्या हो जाएगा बेटा, 5x² माइनस 10x माइनस bx था, राइट, +3। ये हमारा फंक्शन बन गया है। अब आगे जो मर्जी क्वेश्चन अटैच कर दें, मतलब वो कितना डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं क्वेश्चन, इस पे डिपेंड करता है आगे क्या ऐड करेंगे। पहले कुछ पिछली क्लास में मैंने इजी से दिए थे, क्वाड्रेटिक बनने के बाद याद होगा आपको, मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के साथ जो मिक्स था। अब थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया, देखो वैल्यू ऑफ 40 g-1, जी क्या था भाई, अच्छा जी डैश, जी को डिफरेंशिएट, जी तो सेम ही है,
तो बस जी में फर्क क्या था, इसकी डोमेन से चेंज हो गई थी। तो जी एक्स भी तुम्हारा 5x² माइनस 10x प्लस 3 था, तो जी डैश एक्स हो जाएगा 10x माइनस 10। जी डैश 1 कह रहे हैं, जी डैश 1 तुम्हारा 0 ही होना था। वैसे तो यार सही बताऊं तो दिमाग इतना लगाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 1 वॉज अ पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, तो वहां डेरिवेटिव तो 0 होना ही था। मिनिमा का पॉइंट है तो जी डैश 1 0 आना ही आना था। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। इस वाले पर आएंगे अभी, जी ऑफ जी एक्स कॉम्पोजिट की डोमेन भी निकालेंगे। पहले जरा ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन मैंने सॉल्व किया है। अब मैं जरा सी ऑप्शन पहले सॉल्व कर रहा हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी इनवर्स एक्स। तो तुम्हें पता है भाई, जी एक्स बराबर जी इनवर्स एक्स कब होता है, इक्वल टू एक्स के होता है। सो जी एक्स इक्वल टू एक्स ही हम रख देंगे, यानी 5x² माइनस 10x प्लस 3 को इक्वल टू एक्स रखना है। 5x² माइनस 11x प्लस 3, तो x हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट 121 माइनस 15 4 जा 60, तो 11 प्लस माइनस कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 11 प्लस माइनस रूट 61 अपॉन 10। ठीक है भाई, अब देखो बट एक और बात सोचने वाली ये है कि तुम्हारा जो x है जी एक्स फंक्शन के लिए तो x 1 से बड़ा है, x की डोमेन 1 से बड़ी है। f और g में फर्क क्या है, बस डोमेन का। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से छोटा एक x आया होगा, 11 माइनस रूट 61 बाई 2 बाई 10 वाला 1 से छोटा है, सो नेगेटिव साइन इज रिजेक्टेड एज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जी एक्स तभी हमारा डिफाइंड है जब 1 1 है, वो 1 से बड़े डोमेन उसकी थी, यानी कि नेगेटिव वाला रिजेक्ट, पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इज 2, ये गलत हो जाएगा बेटा। इसकी एक ही सॉल्यूशन है, दिखने में 2 लग रही थी बट एक रिजेक्ट होगी, डोमेन के अंदर वैलिड नहीं है वो। अब हमारा बी और डी बच गया। डी, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 90 जी इनवर्स। अच्छा, जी इनवर्स का डेरिवेटिव। अब देखो इनवर्स फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनवर्स मिक्स्ड विद डिफरेंशिएशन, इनवर्स विद मिक्स्ड विद इंटीग्रेशन, दोनों कराऊंगा आपको। आज मैं डिफरेंशिएशन मिक्स करा रहा हूं, इंटीग्रेशन चैप्टर में कराऊंगा इंटीग्रेशन के साथ मिक्स। तो जी इनवर्स को कुछ मान लो, एच मान लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम जी इनवर्स को कुछ फंक्शन मान लेते हैं डी पार्ट के लिए। लेट जी इनवर्स इक्वल टू एच, तो हमें क्या निकालना है, एच डैश ऑफ एक्स निकालना है 43। तो एच डैश 43 हमें फाइंड आउट करना है कि एच डैश 43 90 टाइम्स एच डैश 43 3 है क्या। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, जी ऑफ एच एक्स, एक्स होगा भाई, इनवर्स है तो जी ऑफ जी इनवर्स एक्स एक्स, तो जी डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स इक्वल टू 1 हो गया। एक्स को 43 डाल दो, तो जी डैश एच 43 इंटू एच डैश 43 बराबर 1 हो गया। अब एच 43 निकालना है, तो इस फंक्शन को देखते हैं 43 कब जाएगा। तो जी एक्स फंक्शन था हमारे पास 5x², 5 कॉमन ही ले लो ना यार, 5 कॉमन x² माइनस 2x प्लस 3, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा, है ना। ये जी एक्स है। तो अब मुझे देखना है यार ये 43 कब जाएगा, 4 पे, है ना। x को 4 डाल दूंगा जब, तो x को 4 डालेंगे, g4 बन जाएगा 9 5 45 माइनस 2 43। तो g4 अगर 43 है, यानी h43 जो इनवर्स फंक्शन है, भाई डेफिनेशन तो यही होती है ना, g4 अगर 43 है तो h43 4 हो गया। h43 की जगह 4 डालना है यहां पे, तो g डैश 4 इंटू एच डैश 43 इज 1, तो h डैश 43 इज 1 अपॉन जी डैश 4। जी डैश एक्स तुम निकाल ही सकते हो यार, जी तो ये था, तो जी डैश एक्स हो गया 10 टाइम्स एक्स माइनस 1। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर डाला, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर डाला, तो जी डैश 4 क्या हो जाएगा भाई,
10 इंटू 30 हो जाएगा। तो 1/30 आ गया H-43 का वैल्यू 1/30। अब वो कह रहे हैं 90 इंटू 1/33 ही होता है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि बाहर 90 भी मल्टीप्लाइड था बेटा। ठीक है, हो गया। चलो अब बी ऑप्शन देखते हैं, डोमेन ऑफ जी एक्स। अच्छा, जी ऑफ जी की डोमेन देखनी है यार। अब तो देखो, ये था जी एक्स से शुरू करते हैं। जी एक्स था 5 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2, करेक्ट। अब अगर मुझे जी ऑफ जी एक्स बनाना है तो एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर देता हूं। तो जी ऑफ जी एक्स हो जाएगा 5 इंटू जी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2। और जी एक्स को फिर से तुम ये डाल के, फंक्शन तो बन ही जाएगा, बट उसकी डोमेन कैसे निकले। देखो, डोमेन निकालने का सिंपल तरीका ये है कि जी ऑफ जी एक्स की डोमेन कब होगी। बेसिकली ये वाला भी डिफाइन होना चाहिए ना, ये वाला जी एक्स, जी एक्स में हमें पता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अब ये वाला जी कब डिफाइन होगा, जब ये वाली चीज भी तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी भाई, तभी तो बाहर का जी भी डिफाइंड होगा। पता चला तुम्हारी जी एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो जी 0 थोड़ी ना डिफाइंड है फिर। तो टू डिफाइन जी ऑफ जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जी एक्स की वैल्यू डाल दो, 5 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। बस यहां से जो एक्स आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x माइनस 1 तो पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 1। तो x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 3/5। तो 1 प्लस रूट 3/5 से इंफिनिटी डोमेन हो जाएगी 1 प्लस रूट 3/5। तो p हो गया 3, q हो गया 5, q माइनस p 2 ही आएगा। ये भी बिल्कुल सही है बेटा, ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो ए बी डी आ रहा है क्या, ए बी डी बिल्कुल सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन था ये, डिफिकल्ट क्वेश्चन था बिल्कुल, मतलब ये लेंदी कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा थी। मल्टीपल करेक्ट में ऐसे कई बार आ जाते हैं। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इनवर्स मिक्स्ड विद डिफरेंशिएशन का एक और करा देता हूं आपको, एक और करा देता हूं भाई, इनवर्स मिक्स्ड विद डिफरेंशिएशन। एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स उसका इनवर्स है, ये एक फंक्शन है, जी एक्स उसका इनवर्स है, जी ट्रिपल डैश 0 तक जाना है। अच्छा, जनरली तुमने देखा होगा फर्स्ट डेरिवेटिव या कभी कभी सेकंड पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इनवर्स का थर्ड डेरिवेटिव तक पूछ लिया है। फर्स्ट या सेकंड तक तो मेंस में भी आ जाते हैं, थर्ड कभी आया नहीं है, आ सकता है। देखो कैसे करना है, करना तो वही है भाई। पहले नोटिस करो f0 0 है, तो g0 भी 0 ही हो गया, है ना। अब करना तो वही है कि f ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स से स्टार्ट करना है। f ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर 1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की बात होती तो यहीं तक करते हैं, हमें जाना है थर्ड डेरिवेटिव तक, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दिस इंटू दिस, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, तो इसका डेरिवेटिव वो कांस्टेंट, वो भी जी डैश एक्स ही है, प्लस एफ डैश जी एक्स कॉन्स्टेंट जी डैश एक्स हो गया। सही बोल रहा हूं ना भाई, ये कांस्टेंट जी डैश का डेरिवेटिव जी डबल डैश एक्स हो गया, 1 का तो 0 ही हो गया। ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन करके। अब देखो, एक बार और तो करना ही है ना, एक बार और, बट मुझे वैल्यू भी डालनी है, लास्ट में मुझे 0 डालना है, तो जी ट्रिपल डैश 0 तक जाना है। इसमें भी 0 डाल लेता हूं, ठीक है। तो होगा क्या, एफ डैश जी 0 जी डैश 0 बराबर 1। अच्छा, जी 0 तो 0 ही था, तो एफ डैश 0 इंटू जी डैश 0 बराबर 1। तो एफ डैश 0 यहां से निकाल लो, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4। यहां से आप देख सकते हैं एफ डैश 0 की वैल्यू तो 1 है, यहां पुट कर दी, तो जी डैश 0 भी तुम्हारा 1 हो गया है। जी डैश 0 क्या हो गया बेटा, 1। तो सारे डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, डायरेक्ट थर्ड तक नहीं पहुंच सकते। जी डैश 0 निकाला, अब उसको यहां पुट करेंगे,
तो जी डबल डैश जीरो भी तुम्हारा निकलेगा। फिर लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन बचा है ट्रिपल डेरिवेटिव तक, इसको करेंगे, बट पहले इसमें भी मैं एक्स को जीरो डालता हूं। एफ डबल डैश जी जीरो, जी डैश जीरो का होल स्क्वायर, जी डैश जीरो अभी देखा था 1 आया था। एफ डैश जी जीरो, एफ डैश जी जीरो तो जीरो ही था, तो एफ डैश जीरो इंटू जी डबल डैश जीरो, करेक्ट। तो एफ डबल डैश जी जीरो वॉज जीरो, तो एफ डबल डैश जीरो हो गया है, प्लस एफ डैश जीरो इंटू जी डबल डैश जीरो बराबर जीरो। एफ डैश जीरो तुम्हारा क्या था भाई, 1 था। एफ डबल डैश भी निकाल लो, एफ डबल डैश ये 1 हो गया, प्लस 2x, करेक्ट, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो इसको भी जीरो डालेंगे तो एफ डबल डैश जीरो तुम्हारा 1 ही आ जाएगा। इसको यहां रख देता हूं, ये 1, ये भी भाई 1 था, तो जी डबल डैश जीरो तुम्हारा -1 हो गया बेटा। जी डबल डैश जीरो क्या हो गया, -1 हो गया। डबल डेरिवेटिव तक तो निकाल लिया होगा तुमने, पहले भी निकाला होगा कई बार, बट ट्रिपल डेरिवेटिव एक स्टेप और आगे ऐड कर दिया है। तो उसमें क्या करोगे, अब इस वाले को फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे भाई, तभी तो निकलेगा हमारे पास, है ना। थर्ड डेरिवेटिव तक जाएंगे, तो इसको एक फंक्शन मान लो, जी डैश एक्स होल स्क्वायर को एक फंक्शन मान लो, है ना। यूवी रूल यहां और वहां भी लग जाएगा। तो एफ डबल डैश का हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, एफ डबल डैश एक्स का हो गया एफ ट्रिपल डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स का होल क्यूब। अच्छा अब देखो, मुझे पता है यार आगे चल के तो जीरो डालना ही है, काहे को जी डैश एक्स होल क्यूब लेके चलूं, एक्स को जीरो डालूंगा, जी डैश जीरो 1 था, 1 का क्यूब बनेगा, तो फालतू की टर्म है, उसको इग्नोर मारो, है ना। और फिर प्लस इसको कांस्टेंट एफ डबल डैश जी एक्स बचेगा, है ना। फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बट ये कांस्टेंट जो है उसमें पहले ही एक्स जीरो डाल लो ना, एफ डबल डैश जी जीरो वॉज जीरो, तो एफ डबल डैश जीरो वो भी 1 आया था, तो ये भी 1 हो गया। 1 इंटू जी डैश एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2 जी डैश एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स, राइट। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं, जो फालतू की टर्म है उनकी वैल्यू डाले जा रहा हूं, जो कांस्टेंट टर्म थी। प्लस इसमें भी अब ऐसे ही करूंगा, प्लस एफ डैश कांस्टेंट माना, एफ डैश जी जीरो हो गया वो, यानी एफ डैश 1 हो गया, एफ डैश 1 वॉज, एफ डैश जीरो हो गया, 1 ही था, ये कांस्टेंट टर्म, और जी डबल डैश का डेरिवेटिव जी ट्रिपल डैश प्लस जी डबल डैश एक्स कांस्टेंट एफ डैश जी एक्स का, एफ डैश जी एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डबल डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब एक्स को जीरो डालना है बस, अब एक लाइन में आंसर आने वाला है। एक्स को जीरो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश जी जीरो जीरो ही हो गया, प्लस 2 इंटू जी डैश जीरो जी डबल डैश जीरो प्लस जी ट्रिपल डैश जीरो, प्लस ये लास्ट टर्म ये जी डबल डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो जी डैश जीरो। दिमाग खुल गया होगा भाई काफी लोगों का। एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या होगा, अब देखो ट्रिपल डैश में जब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एफ ट्रिपल डैश जीरो तुम्हें दिख रहा है यहां से 2 आ जाएगा बेटा, एफ ट्रिपल डैश जीरो 2 आ जाएगा, तो यहां 2 रखता हूं, 2 प्लस, ये लिख लेते हैं 2 प्लस 2 इंटू जी डैश जीरो 1, ये -1, तो 1 इंटू -1 -1 हो गया, और जी ट्रिपल डैश जीरो हमें निकालना ही है, और जी डबल डैश जीरो फिर से -1, एफ डबल डैश जीरो फिर से 1, और वो भी 1, तो हमारे पास बेटा 2 और -2 कट गए हैं, 2 और -2 कट गए हैं, जी ट्रिपल डैश जीरो हमारे पास, चेक कर लेना भाई एक बार, सही बोल रहा हूं ना, एफ डबल डैश जीरो भी 1 था, जी डैश जीरो भी 1 था, तो जी ट्रिपल डैश जीरो हमारे पास 1 आ गया है, जी ट्रिपल डैश जीरो हमारे पास 1 आ गया है। चेक कर लिया है भाई, कैलकुलेशन देख लेना, मतलब मेथड मैंने पूरा बता दिया, कहीं प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो। 3 बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा, 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, ब्रेन टीजर नंबर 10, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया होगा। इनवर्स मिक्स्ड विद
इनवर्स मिक्स्ड विद डिफरेंशिएशन का। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार थोड़ी देख लेना, प्लस माइनस का कहीं कुछ झोल ना हो गया हो। राइट साइड में तो जीरो ही चल रहा था। ठीक है भाई, अज्यूम कर लेते हैं कि ठीक ही होगा। ट्रिपल डैश तो एक ही जगह बनेगा ना, और तो कहीं बनेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्त, है ना। जी डैश एक्स का होल स्क्वायर जो था 1 ही था। ठीक है, जी डैश एक्स का होल स्क्वायर का 2 जी डैश एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स हो गया। ठीक है, सही लग रहा है। चलो अगला, तो अब ऐसा ही एक तो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इनवर्स मिक्स विद डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव तक ही जाना है, ज्यादा दूर तक नहीं जाना। पिछले वाले में तो थर्ड भी निकलवा दिया मैंने, इसमें तुम्हें 2 ही तक पूछा है, उतना लेंदी है, नहीं बनेगा। इसको आप कर लीजिएगा। चलो भाई, ब्रेन टीजर नंबर 12, ब्रेन टीजर नंबर 12 करते हैं। ब्रेन टीजर नंबर 12 देखेंगे, तो इसमें क्या है बेटा, एफ ए ग्रेटर देन एफ बी फॉर एवरी ए ग्रेटर देन बी। एक फंक्शन है आई प्लस से आई प्लस, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। इसमें ऐसा लगता है डेटा बड़ा शॉर्ट है। इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है एफ ए ग्रेटर देन एफ बी फॉर एवरी ए ग्रेटर देन बी, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और एफ ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है। एफ एक्स कुछ नहीं बताया गया, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, कुछ नहीं, बस कॉम्पोजिट दिया है। आप एफ एक्स नहीं निकाल सकते, इन शॉर्ट एफ एक्स नहीं निकाल सकते, बस एफ ऑफ एफ एक्स पता है। और सिर्फ f6 की वैल्यू पूछ ली, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। f6 कुछ इंटीजर आ जाएगा, लगता है ना भाई ये कैसे हो सकता है, डेटा शॉर्ट लगता है कि यार इतना कैसे, मतलब बस डोमेन रेंज दे रखी है, डोमेन को डोमेन, और एफ ऑफ एफ एक्स दे रखा है, तो f6 कैसे निकाल लूंगा। निकाल लोगे, देखो कैसे, नोटिस करो, x को जरा 1 डालते हैं, तो एफ ऑफ f1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एफ ऑफ f2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, 4 और 2 6 हो जाएगा। एफ ऑफ f3 क्या हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। इस तरह से कहानी चलती जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि तुम्हें पता है आई प्लस से आई प्लस है, मतलब 1 2 3 यही सब है डोमेन में, और रेंज में भी यही सब है 1 2 3 को डोमेन में भी, तो अब f1 क्या 1 हो सकता है, f1 कांट बी 1, f1 कांट बी 1। वाई भाई, बिकॉज अगर f1 1 हो गया, यहां डालूंगा तो f1 1 डालें, f1 3 कैसे हो सकता है फिर, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। क्योंकि f ऑफ f1 अगर 3 चाहिए तो f1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि f1 अगर 1 हो गया, f1 फिर से 3 कैसे हो जाएगा। अगर f1 1 है तो f1 3 नहीं हो सकता। एक वैल्यू की दो इमेजेस थोड़ी ना होती हैं फंक्शंस में, तो f1 कांट बी 1। यानी कि हमें एक बात पता लग गई, f1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन्हीं में से कुछ हो सकता है, क्योंकि 1 होगा नहीं, 2 3 4 में से कुछ ना कुछ होगा भाई, वो डोमेन में तो आई प्लस है। तो f2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा भाई। f2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन था। मान लो अगर f1 ने 2 भी लिया, अगर f1 ने 2 भी लिया, तो f2 तो मिनिमम तो 3 लेना ही पड़ेगा ना, 2 तो सेम तो ले नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है। एफ ए ग्रेटर देन एफ बी फॉर एवरी ए ग्रेटर देन बी दिया है, तो अगर f1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, f2 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ओनली। इनमें से कुछ हो सकता है, 2 तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर f2 ने 2 ले लिया, f1 बेचारा कहां जाएगा, है ना। सिमिलरली f3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, f4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। हम इस तरह से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। लॉजिक सुनना, बड़ा प्यारा लॉजिक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, खुद से कर पाना स्लाइटली डिफिकल्ट है, बट पॉज करके आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। 2-4 मिनट दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं और करना है, सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि यार f3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्चुअली 3 या 3 से बड़े के लिए fn जो है 4 या 4 से बड़ा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है कि अगर मैं x की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी डालूं तो मिनिमम तो 4 आएगा ही fx, करेक्ट, यही तो मतलब हुआ इसका। मतलब मैंने इन दोनों को अलग कर दिया और इन सबको एक साथ मैंने क्लब करके लिख दिया इस कंडीशन में। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट स्टेप, f ऑफ f1 3 है, f ऑफ f1 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। नोट करो fn ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यानी ये तो बट 4 से कम है,
ये वैल्यू तो 4 से कम है। तो अगर तुम्हारा F1 जो है, इसका मतलब क्या है, F1 सिर्फ और सिर्फ 2 ही ले सकता है। F1 सिर्फ 2 ले सकता है, क्योंकि अगर F1 ने 3 ले लिया तो F3 3 हो ही नहीं सकता ना। F3 तो 3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि F3 मिनिमम 4 है। F1 तुम्हारा आगे भी कुछ नहीं हो सकता। देखो F1 1 नहीं हो सकता था, F1 कांट बी 3 ऑल्सो, क्योंकि F1 अगर 3 हो गया तो F3 3 कैसे हो जाएगा। F3 तो अभी हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। F1 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर F1 4 हो गया, F4 कैसे 3 हो जाएगा। F4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, अभी हमने देखा। तो एक्चुअली सिर्फ एक ही वैल्यू रह गई। सो F1 इज नॉट 3, F1 इज नॉट 4, कुछ भी नहीं हो सकता आगे का। F1 सिर्फ और सिर्फ बीच की जो एक वैल्यू बची, 1 भी नहीं हो सकता था F1, तो 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 आगे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ F1 2 ही होगा बेटा, तभी ये कंडीशन वैलिड हो पाएगी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझ गए। F1 हैज टू बी, तो देयरफॉर F1 इज इक्वल टू 2 ओनली, और कुछ नहीं हो सकता। इन कंडीशंस की वजह से ऐसा हो पा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हमने कर दिया। तो बस F1 को 2 डाल दो, F1 को 2 डाल दिया यहां पे, तो यानी कि f ऑफ 2 तुम्हारा 3 हो गया, फिर है ना, F2 3 हो गया, तो यहां डाल दिया, तो F3 तुम्हारा 6 हो गया। इस वाले में, इसमें डालेंगे ना F2 को 3, F3 6 हो गया। F3 6 है तो यहां 6 डाल दो, तो F6 तुम्हारा 11 हो गया। तो एक्चुअल आंसर 11 हो जाएगा, F6 का वैल्यू 11 हो गया। अच्छा था ना, कितना लिमिटेड डेटा था, बट उसके साथ हमने लॉजिकली सॉल्व कर दिया F6 का वैल्यू। F6 का वैल्यू बेटा सॉल्व कर दिया। गॉट इट। लॉजिकल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट पर आते हैं। एक इस तरीके का मैं तुम्हें करवाना चाहता हूं पहले, हाँ ये वाला, ये वाला, क्योंकि ये आया हुआ है एडवांस में, पहले ये वाला कर लेते हैं। इस तरीके का, पहले इस तरीके का आपने मेंस में भी बहुत देखे होंगे, एडवांस में भी आया हुआ है। इससे थोड़ा वैरायटी आज कराऊंगा आपको। तो fx ये दिया हुआ है, f ऑफ 1/40 प्लस ये निकालना होता है। तो ऐसे में क्या करना होता है, इन दोनों डोमेन्स को देखेंगे, 1/40 और 39/40 का सम 1 है, तो x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अगर ये fx है तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स है, करेक्ट। तो हम इस फंक्शन में x को 1 माइनस एक्स से करते हैं। ये आपने करे होंगे भाई, मेंस में ऐसे बहुत आए हुए हैं क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में। x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया, और इसको थोड़ा अच्छी पावर्स करके लिख लेता हूं, 4/4 की पावर x, तो 4/4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर x। तो एक्चुअली अगर हम देखें ऊपर नीचे से बेटा 2 भी कट रहा है, तो ये बन जाएगा 2/2 प्लस 4 की पावर x। नाउ इफ यू एड द गिवन इक्वेशन एंड दिस, इसको 1 और 2 मान के अगर ऐड कर दें, तो fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो 4 की पावर x प्लस 2, और डिनोमिनेटर तो सेम बन गया है, तो एक्चुअली कट कटा के 1 ही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे ना आपने, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स का सम 1 आ गया। यानी जब डोमेन का सम 1 है तो रेंज का सम भी 1 है। ये 1, तो ऐसे 2 और 38 वाले 1, 3 और वाले 1, तो एक्चुअली अब तुम्हारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 39 है, ऑड नंबर है, तो 19 तो 1 हो जाएंगे, है ना, 19 तो तुम्हारे पास 1 हो जाएंगे, और एक बीच में अकेला पड़ा होगा, f ऑफ 20/40 किसी से क्लब नहीं हुआ होगा भाई, 19/40 और f ऑफ 21/40, इन दोनों का सम तो 1 आ गया होगा बाय दिस लॉजिक, बट f 20/40 अकेला पड़ा होगा, और माइनस f हाफ पड़ा होगा, ये भी f हाफ है, ये भी f हाफ कट गया, तो आंसर तुम्हारा 19 बन जाता इस क्वेश्चन का। आई होप आपने ये करा हुआ है, इस तरह की चीजें एडवांस 2020 में आया है। अब इसी का थोड़ा वेरिएशन करा रहा हूं आपको, थोड़ा सा वेरिएशन इस क्वेश्चन का करवा रहा हूं आप लोगों को, देखिएगा जरा क्या है इस क्वेश्चन में। तो गिवन दैट fx इज दिस, f1 f2 f3 अप टू f100 इज n, फिर से एग्जैक्टली सिमिलर सा क्वेश्चन है, f100 तक का सम हमें निकालना है। बस दिक्कत क्या है, यहां पे fx थोड़ा सा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको अगर हम देखें इस तरह का है, तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को देख रहे हैं, तो यार ये तो 1 है और वो 100 है, मतलब
100 माइनस एक्स, 99 को अगर मैं क्लब कर लूं तो x को अगर मैं 100 माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तब जाके F1 F99 बनेंगे, है ना, क्लबिंग उनकी होगी। तो क्या 100 माइनस एक्स करके कुछ फायदा हो रहा है? 50 माइनस एक्स करके होगा क्या? पहले 50 माइनस एक्स देख लो। वैसे 50 माइनस एक्स का कुछ काम नहीं है, 50 तक सीरीज होती तब हम देखते 50 माइनस एक्स, बट चलो 50 माइनस एक्स थोड़ा ज्यादा लग रहा है सिमेट्रिक सा, तो 50 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 50 लिख लो, 50 माइनस एक ही बात है। तो x की जगह 50 50 कटा एक्स स्क्वायर प्लस 2500 बन गया। सो ऑब्वियसली दिस प्लस दिस कुछ भी अच्छा सा नहीं आ रहा है, अभी तो हमारा कुछ अच्छा नहीं आया। अब क्या कर सकता हूँ, 100 माइनस एक्स से करके देखूं, क्योंकि वही चाहिए हमें तो 100 तक जाना है भाई, है ना। चलो F100 अलग निकाल लेंगे, बट F1 और F99 तो क्लब हो जाएंगे कम से कम। तो 100 माइनस एक्स निकालते हैं, तो ये हो रहा है 100 माइनस एक्स होल स्क्वायर, नीचे हो रहा है भाई 100 माइनस एक्स माइनस 50, यानी कि 50 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2500 बन रहा है यार। ये तो नीचे तो सेम बन गया यार, बट ऊपर कुछ खास मजेदार बात सी नहीं बनी है ना। डिनोमिनेटर तो सेम बन गया, चलो दैट इज स्टिल ओके, बट न्यूमरेटर तो नहीं बनाना यार। इन दोनों का सम तो सेम नहीं आएगा यार, क्या आएगा? क्या सेम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 100 माइनस एक्स का सम इस बार 1 नहीं आ पा रहा भाई। तो 1 के चक्कर में मत रहो हमेशा कि 1 आएगा तो सर हम कर लेंगे, 1 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। हाँ, तुम्हें डिपेंडेंट किस पे रहना है कि एफ एक्स और एफ ऑफ 100 माइनस एक्स कुछ तो लाना है अच्छा सा। तो अब कैसे आएगा भाई? कुछ और दिमाग लगाओ इसमें, डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बन रहा। तो इस टर्म को जो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है ना, देखो द थिंग इज कि हमारी एक टर्म कांस्टेंट है जब एक्स को रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट ब्रिंग सम टर्म ऑफ एक्स हियर आल्सो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको होल स्क्वायर ना बनाते हुए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 10,000 बन गया वो। और अब हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और नीचे हो गया x माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, x माइनस 100 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब आप x को 100 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 2 इंटू 100 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 100 माइनस एक्स होल स्क्वायर। और अब जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो बहुत प्यारा सा हो रहा है, 1 प्लस 2 जैसे ही मैं कर रहा हूं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 100 माइनस एक्स, 2 तो बेटा कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स होल स्क्वायर ऊपर नीचे से कट गया, तो इनका सम 2 आ गया है। इनका सम क्या आ गया इस बार? 2 आ गया है बेटा। यही ट्रिक थी, बस ऊपर नीचे 2 से करना था। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप इसमें फंसे हुए होंगे। चलिए अब इसको कैलकुलेशंस करता हूं बस। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऐसे करते करते F97 प्लस F98 प्लस F99 प्लस F100, यहां तक मुझे निकालना है। अभी मैंने जो फाइंड आउट किया वो ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 100 माइनस एक्स का सम मेरा जो है 2 हो रहा है। दैट इज व्हाट आई फाउंड। तो अब अगर इनका सम 2 हो रहा है तो किस किस का सम 2 हो जाएगा? अगर मैं इस इक्वेशन में x को 1 डालूं, F1 F99 इनका सम 2 हो जाएगा, F2 और F98 का 2, 3 और 97 का 2। तो ऐसे करते करते 2 2 2 कितनी बार आएगा सोचो, बीच में बस 50 किसी से क्लब नहीं होगा, तो 49 इंटू 2 आएगा, 1 से 49 तक क्लब हो जाएंगे, है ना। प्लस एक F50 बीच में अकेला पड़ा होगा और एक वो F100 भी अकेला पड़ा होगा। गॉट इट? अकेले पड़े होंगे। नाउ नाउ व्हाट टू डू। अब देखो अगर आप नोटिस करें, ये तो हो गया 98। अच्छा F100 तुम्हें क्या यहां से मिल सकता था? F100 तो तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता। देखो F100 तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट मिल जाता, x को 100 डालते ये 0 होता, एक्स स्क्वायर कटता 2 आ जाता, F100 वुड हैव बीन 2। तो F100 की वैल्यू 2 हो जाती। F50 की भी निकाल लो। F50 की कैसे निकालोगे?
F50 की आई गेस यहां से निकाल सकते थे, 1 आ जाती थी, सोचो इसमें से डाल देता, कहीं भी डाल दो, ऊपर डाल दो, 50 में ये 0 हो जाता और ये 2500/2500 1 हो जाता, तो F50 तुम्हारा 1 हो जाता। तो 101 ये सम हमारा आ रहा है। n इज इक्वल टू 101, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n पूछा है, तो सम ऑफ डिजिट्स 2 हो गई भाई। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गई? 2 हो गई बेटा, इस क्वेश्चन में सम ऑफ डिजिट्स 2 आ गई, राइट? ऐसे करना था। अच्छा प्रॉब्लम था ये, जो आपको करना चाहिए था। चलिए, तो अब इसमें एडवांस्ड का एक क्वेश्चन रह गया है। एक ये वाला तो खैर आपको होमवर्क में दूंगा मैं, ये मैंने नॉर्मल बैचेस में भी आपको कराया हुआ है। 7 इसका आंसर है, ठीक है जी। ग्राफ से होगा, px एक क्यूबिक दिया है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ p ऑफ px बराबर 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ग्राफिकली देखना है आपको, रियल रूट्स निकालने हैं। फंडामेंटल पीरियड ये भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो बेटा ये वाला एंगल और इस एंगल में बस 4 और 2 का फर्क है, यानी अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो ये तुम्हारा 2 थीटा है। चलो तो कर ही देते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन का एक नहीं किया हमने। सो एफ थीटा हमारा फंक्शन बन गया 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। करेक्ट? सही बोल रहा हूं ना? हाँ बिल्कुल सही है सर। तो इसको लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अब यहां पे बेटा डबल एंगल लगा दिया 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, एक्सपैंड करेंगे 2ab की टर्म कटेगी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का टर्म बन जाएगा। बस अब तो आई गेस हो गया आपका। तो कॉस स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, है ना? तो पाई बाय 2 आपका इसका पीरियड हो जाना चाहिए, पाई बाय 2 इसका पीरियड हो जाना चाहिए। बट थीटा को वापस भी एक्चुअली अब तुम एक्स के टर्म में डाल लो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 थीटा वाला था, तो एक्स माइनस पाई बाय 2 पाई स्क्वायर। तो अब देखो कॉस स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड भी करना होता है। सो पाई अपॉन, तो पीरियड हो जाएगा पाई अपॉन 1 बाय 2 पाई स्क्वायर, है ना? अगर पीरियड ऑफ एफ एक्स ए होता है, एफ ऑफ ए एक्स क्या होता है? टी बाय ए होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 बाय 2 पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो 2 पाई क्यूब इसका पीरियड बन जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, सरा का करना चाहिए था भाई, ये करना चाहिए था आपको, ठीक है? चलिए, तो ये एक मैंने करा दिया है, पीरियड के ऊपर भी एक होमवर्क दे दिया है। बाकी अब एक सवाल जो बचा है, एडवांस्ड वाला हमारा बचा है, उसको हम देख लेते हैं, जो 2024 में पूछा गया फंक्शंस के ऊपर। f डिफाइंड फ्रॉम r टू r सच दैट fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस fy, फंक्शनल इक्वेशन पे पूछा हुआ था। सीधा सीधा क्वेश्चन, fx प्लस वाई अगर fx प्लस fy होता है तो fx एक लीनियर फंक्शन होता है, fx इक्वल टू kx होता है, याद करना होता है। एंड g भी फंक्शन सच दैट g ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू gx इंटू gy, तो gx तुम्हारा a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, a की पावर x प्लस वाई, a की पावर x इंटू a की पावर y होता है, राइट? तो सीधे सीधे हमें ये फंक्शंस अज्यूम करने थे। f ऑफ माइनस 3/5 दिया हुआ है, -20 बन गया k, करेक्ट? और g ऑफ -1/3 2 दिया है, तो g ऑफ -1/3 मतलब a की पावर -1/3 2 दिया हुआ है, यानी a की पावर -1 आपको 8 दिया है, यानी a आपको 1/8 दिया हुआ है, करेक्ट? बस अब तो आई गेस हो गया आपका। तो f 1/4 पूछा है, f 1/4 हो जाएगा k/4 विच इज -5, और g ऑफ -2 पूछा है, तो gx हो गया 1/8 की पावर x, तो g ऑफ -2 हो गया 8 की पावर 2 यानी 64। कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया यार, देखो। और g ऑफ 0 तो 1 ही हो गया, तो यहां पे बस डालनी है वैल्यू, -5 प्लस 64 -8 इंटू 1, कितना बन गया देख लो, कितना बच गया भाई? 8, 56 -5 51 बच गया। 51 हमारा आंसर होना चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन आया था यार एडवांस्ड में, कितना ज्यादा बेसिक लेवल का क्वेश्चन। जिसको फंक्शनल आइडेंटिटी लर्न थी ये वाली, कि इसके फंक्शन की क्या होती है, इसकी क्या होती है, उसने ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बेटा कर दिया होगा, बहुत आराम से यार कर दिया होगा।
ठीक है, तो ये हमने यार आज रिलेशंस फंक्शंस कर लिया है। बाकी अब इसमें और मिक्सिंग होगी, इंटीग्रल कैलकुलस वो सब चीजों के साथ मिक्सिंग इंटीग्रेशन में हम इसका करेंगे। फंक्शंस तो अभी स्टार्ट ऑफ कैलकुलस है बस, है ना। तो जैसा कि आपको पता है 1.5 घंटे के सेशंस इसमें हमें रखने हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हम इसको नहीं करेंगे बेटा, स्ट्रेच करने का कोई एंड नहीं है 4-4 घंटे। बट आपको अल्टीमेटली इसमें खुद से पॉज कर करके ट्राई करना है। तो होमवर्क में लाइक इन द प्रीवियस क्लास PYQs ऑफ एडवांस्ड आपको कर लेने हैं, 2013 से लेके 2024 तक के कर लेने हैं। फंक्शंस में आपको जो जो सिर्फ फंक्शंस के मिलेंगे, कम आते हैं फंक्शंस के क्योंकि मिक्सिंग ज़्यादा होती है, बट धीरे धीरे हम, क्योंकि हर चैप्टर में ही लग जाता है ना फंक्शन। LCD में अब आप देखोगे कल हम करेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ पे भी लग जाएगा। फिर हम आगे करेंगे AOD इंटीग्रेशन, सब जगह फंक्शंस का इस्तेमाल बेटा होता है। तो इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेई में, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन करते हैं भाई समाप्त। अब मुलाकात होगी कल के लेक्चर में, जहां मैंने बता दिया है LCD पूरा करेंगे हम रिवाइज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ के बैठिएगा, रिवाइज करके बैठिएगा, मजा आएगा कल। इसी तरह से और खूब सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे उस टॉपिक को। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।